हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई रियली 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 मिस यू पीपल। खाली क्लास को पढ़ाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बट आई एम रियली रियली हैप्पी कि आप कहीं ना कहीं क्लासेस पढ़ रहे हो एंड घर बैठे बैठे ही हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो पा रहा है। सो हमें इतनी टेंशन की बात नहीं है। आज मैं ज़रूर आपसे सबसे सवाल पूछना चाहूँगी बिफोर वी स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर। ठीक है, आप लोगों को मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है? आर यू पीपल इंजॉइंग लॉ? मज़ा आ रहा है? समझ में आ रहा है? मुझे ज़रूर 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 से फीडबैक दीजिएगा कि आपको सारी बातें समझ आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। एंड मान लीजिए अगर उस लेक्चर में थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है तो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, शायद हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में कवर कर ही लेते हैं। सो आई होप यू पीपल आर enjoying. वी आर ऑलरेडी डन विथ 5 चैप्टर्स एंड हम 6 चैप्टर पे बढ़ चुके हैं। एंड कहीं ना कहीं आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे। प्लीज़ अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। मेरा आपसे दूसरा सवाल, आप सबकी तबीयत ठीक है ना? एंड आप लोग सब खुश हो या नहीं हो? आर यू पीपल हैप्पी और नॉट? खुश रहना चाहिए यार। इमेजिन आपके पास कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ऑलरेडी, आप कभी भी थैंकफुल नहीं होते हो। यू हैव गुड फैमिली टू स्पेंड टाइम विद। आपके पास आजकल अच्छा टाइम है घर वालों के संग बिताने का। वेन दे ऑलवेज से कि हमारे पास कभी बैठो, हमारे पास टाइम हमारे संग बिताओ। दिस इज अ टाइम when you can cook, when you can eat, when you can relish things at home, the luxuries of being at home। ठीक है, टचवुड है कि आप में से किसी को भी ये खतरनाक बीमारी नहीं है, ना निकले, कभी भी ऐसा ना हो, भगवान ना करे। दैट मीन्स यू आर रियली लकी कि आप कहीं ना कहीं एकदम ठीक हो, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स व रिलेटिव सब ठीक है हेल्थ वाइज। आप लोग घर बैठ के ये सुख सुविधा उठा पा रहे हो कि आप पढ़ पा रहे हो। दिस इज़ अ कोइंसिडेंस कि हमने ये क्लासेस अपग्रेड करी कहीं ना कहीं टू स्मार्ट क्लासेस, एंड इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आई थिंक आप ही उठा रहे हो। तो आपको सिलेबस की भी टेंशन नहीं है। नेक्स्ट, आप लोग रो रहे थे कि रिवीजन नहीं हो पा रहा है, अब आपके पास रिवीजन का भी भरपूर टाइम है। ठीक है, सो आई एम होपिंग दैट यू ऑल आर ब्लेस्ड, यू ऑल आर हैप्पी एंड यू आर डूइंग गुड। ठीक है, इसी के संग मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ आपके संग। एंड मैं आज आपके संग थोड़ा सा रिवीजन लेना चाहती हूँ। प्लीज़ 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 प्लीज़, आप जहाँ पर भी बैठे हो, जहाँ पर भी ये वीडियो देख रहे हो, आई रियली वॉन्ट यू टू पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर रिवीजन, ताकि हमारा जल्दी जल्दी फास्ट हमारे ये चैप्टर्स क्विक रिवीजन में चले जाएं। ठीक है, तभी मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगी प्रोस्पेक्टस वाला। ऑलराइट, सबसे पहले सेक्शंस की भरमार करते हैं। आ जाए जल्दी से। सेक्शन 1 हमारा किस चीज़ का है? सेक्शन 1 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जानते हो, कंपनी लॉ में। एंड इट टॉक्स अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनी लॉ। वाइल सेक्शन 2 इंपॉर्टेंट बन के आया, जो लेके आया बहुत सारी हमारे लिए क्या डेफिनेशंस, बहुत सारी डेफिनेशंस आती हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट वाली डेफिनेशंस हमने सारी करी हुई हैं। वी हैव 2-13 बोले तो वी हैव बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितने आइटम है? 4 या 5? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हमारे पास टोटल आइटम कितने हैं? 4 आइटम। कौन कौन से? वी हैव ऑल परचेजेस एंड ऑल सेल्स, वी हैव ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल रिसिट्स, we have all assets and all liabilities, and we have all items of cost under section 148, जो हमारे सिलेबस का कायदे से सीए इंटर में आखिरी सेक्शन है। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के तुरंत बाद क्या बनाई जाती हैं? तुरंत बनती हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितने आइटम? जल्दी बताएंगे जल्दी बताएंगे। हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आइटम है 5 आइटम। कौन कौन से हैं? वी हैव प्रॉफिट लॉस अकाउंट, we have balance sheet, we have cash flow statement, we have statement of changes in equity if any, and we have notes to accounts। अगर आपने इस लेक्चर को फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश की तो मैं बता रही हूँ पाप चढ़ेगा, एग्जाम में 10 नंबर चले जाएंगे तुम्हारे ऑटोमेटिकली। तो सोच लो, फास्ट फॉरवर्ड मत करना। ठीक है, मेरे संग रिवीजन करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन सी 3 कंपनीज नहीं बनाती हैं? डॉस, डॉर्मेंट, ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाने की उनको जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। फॉलोड बाय दैट हम लोगों ने एक सेक्शन किया था 241 फाइनेंशियल ईयर। कब से कब तक? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। एग्जिस्टिंग कंपनीज को कितने साल का टाइम मिला था आपने को ट्रांजिट करने के लिए? 2 years फ्रॉम द, ध्यान से फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट।
फॉरेन कंपनीज के लिए कंपनी लॉ आपका क्या है, साइलेंट। किसके पास जाना पड़ेगा आपको, एनसीएलटी ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। न्यू कंपनीज के लिए हमारे क्या प्रोविजंस थे, दो प्रोविजंस में डिवाइड करते हैं। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है कब, ऑन और बिफोर 31 दिसंबर, तो ये अपना फाइनेंशियल ईयर पहला वाला कब क्लोज करेगी, जो साल चल रहा है बेसिकली उसी में बंद कर देगी। अगर ये इनकॉर्पोरेट हुई है आफ्टर 31 दिसंबर, तो इनका फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज होगा, कब क्लोज होगा, यानी अगर आखिरी क्वार्टर में इनकॉर्पोरेट हुई है जनवरी फरवरी मार्च में, तो कब आपका क्लोज होएगा फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर, इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च। इस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, प्लीज 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 उन्हें एक बार जरूर से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट मुझे अब कुछ बातें बहुत जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी 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 बताएंगे। 2-5 में क्या आता है, ओ माय गॉड मैम, 2-5 सडनली आ गया है बीच में अचानक से, 2-5 2-5 2-5। इट इज AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और बड़ी ही निहायती बेकार सी डेफिनेशन यहाँ थी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मीन्स आर्टिकल्स विच आर ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। 2-6 2-6 2-6 2-6 एक का सीक्वेंस चल रहा है। वी हैव एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी कौन सी कंपनी है, जिसमें होल्डिंग कंपनी होल्ड करती है क्या, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। पहले तो क्या कीवर्ड्स यूज करने वाले हैं आप, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, या तो एटलीस्ट 20% ऑफ द वोटिंग राइट्स, वोटिंग पावर कह लो आप, और बिजनेस डिसीजंस। बीओडी वर्ड इसमें नहीं आएगा, बीओडी वर्ड इसमें नहीं आएगा, वो होल्डिंग सब्सिडरी में आता है, एसोसिएट में नहीं आता। एंड एसोसिएट कंपनी इंक्लूड्स डैश डैश, जल्दी बताएं, एसोसिएट कंपनी इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर कहीं और डिफाइंड नहीं है बट यहाँ डिफाइंड है। दैट मीन्स 20 to 49% एसोसिएट कंपनी, 50-50 जॉइंट वेंचर, 51 सब्सिडरी एंड 100 पे होल्ली ओन्ड सब्सिडरी। वी आर गुड विद दिस, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग कि आपको रिवीजन होता जा रहा है साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपकी फेवरेट डेफिनेशन, 220 is company. Company means a company which is either incorporated under this act or under any previous company law. बिल्कुल ठीक बात है। 222 कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, दोनों का डिफरेंस एक बार जरूर से रिवाइज कर लीजिएगा। गारंटी वाले में आपको अमाउंट कब पे करना होता है, ड्यूरिंग वाइंडिंग अप, जबकि शेयर्स पे जो अनपेड अमाउंट है वो कब मंगाया जा सकता है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी एज वेल एज ऑल्सो इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप। याद है अपने को ना ये, ठीक है। ऑलराइट, मैं आगे बढ़ रही हूँ। सॉरी। उसके बाद हमने 242 करा हुआ है। 242 वाज बूफा, याद आ रहा है अपने को, बूफा। Foreign company means a company which is incorporated outside India but it has a place of business in India. India में उसका place of business है, and either physically or electronically, either directly or through some agent. Electronically में हमने 5 चीजें करी थी, that was बूफा, B से B2B, B2C, C2C, O से आपके ऑफरिंग ऑफ द सिक्योरिटीज, नेक्स्ट ओ से ऑनलाइन सर्विसेज जैसे टेली मार्केटिंग, टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट एफ से फाइनेंशियल सेटलमेंट्स, और लास्ट एनी डेटा रिलेटेड कम्युनिकेशन सर्विसेज, चाहे आप ईमेल के थ्रू कर रहे हो, चाहे आप इंटरनेट फोन के थ्रू कर रहे हो, या एक वर्ड था याद करो, क्लाउड कंप्यूटिंग। आसमान में जैसे बादल हो रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग याद रहेगा ना अपने को, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे 245 गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट कितना होल्ड कर रही है, एटलीस्ट 51% शेयर्स होल्ड कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी होल्ड कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी होल्ड कर सकती है, और दोनों पार्शियली भी होल्ड कर सकते हैं। एक सवाल का जवाब आप देंगे, the subsidiary of a government company is always deemed to be a government company. The subsidiary of a public company is always deemed to be a public company, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो। क्या ये बात ठीक है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट 246 आपका प्यारा सेक्शन,
और इसी की बेटी भी यहाँ साथ में कवर कर लो, दैट इज 287। जल्दी बताएंगे कौन से सेक्शन से ये, होल्डिंग एंड सब्सिडरी। होल्डिंग कंपनी इज अ कंपनी विच होल्ड्स इन अनदर कंपनी एटलीस्ट या तो 51 कह लो या मोर देन 50 कह लो ऑफ द वोटिंग राइट्स और द मेजॉरिटी ऑफ द composition of the BOD either directly or indirectly through any of its subsidiaries। इंडिया में कितने लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अलाउड हैं? जल्दी जल्दी जल्दी, दो दो दो। कितने अलाउड हैं? 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अलाउड हैं। ये बात ठीक है अपने को? ठीक है, बहुत बढ़िया। 251 का लिफाफा आया है, कौन लाया है? KMP। KMP बोले तो CEO, CFO, CS, होल टाइम डायरेक्टर। नेक्स्ट तुम बताओगे 1 रैंक बिलो वाले लोग द BOD एंड एनी अदर पर्सन एज प्रिस्क्राइब्ड। और ये अभी इस टाइम पे कोई प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। क्या आपने को इतनी बात याद आती है? KMP की ही एक डेफिनेशन साथ में और थी, दैट वाज ऑफिसर इन डिफॉल्ट। कौन सा सेक्शन? कौन सा सेक्शन? कौन सा सेक्शन? हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, लिखने दो मुझे। 260 ऑफिसर इन डिफॉल्ट। एक बार डेफिनेशंस फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है? मैं आगे बढ़ रही हूँ क्विक, और आगे बढ़ते 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 हम पहुंच गए हैं 2। ये तो हमारा प्यारा सेक्शन है। ये कौन सा सेक्शन है? दिस इज OPC मेन सेक्शन 268। प्राइवेट कंपनी, 6 पीछे 3 आगे, 6 पीछे 3 आगे, 6 पीछे कौन? OPC, 3 आगे कौन? पब्लिक कंपनी, ठीक है? प्राइवेट कंपनी डन, ये हम कर चुके हैं। और ये किसका सेक्शन है? प्रमोटर। PPP चल रहा है। प्रोस्पेक्टस ये कल करा था हमने। 271 तुम बताओगे, मेरे लिखने से पहले तुम बताओगे पब्लिक कंपनी। और 2 सबसेक्शन 72 PFI पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लिकर। क्या हमें ये सेक्शंस याद हैं? अगर नहीं है तो एक बार जरूर जरूर से इनको रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट, मैं भी चंगा मेरा प्यो भी चंगा। गाओगे तुम और पिटोगे भी तुम, ठीक है? 277 वी हैव रिश्तेदार। टोटल रिश्तेदार हमारे पास कितने हैं? 10, ठीक है? हमारे पास रिश्तेदार टोटल कितने हैं? 10, ठीक है? लास्ट वाला रिश्तेदार तुम बताओ, HUF इफ एनी। नेक्स्ट, रिलेटेड पार्टीज, ठीक है? रिलेटेड पार्टीज को एक बार जरूर जरूर से रिवाइज कर लीजिएगा। बीच में वी हैव डायरेक्टर KMP और इनके कौन? रिश्तेदार। इनका सबसे पहला ट्रांजैक्शन किसके संग? पार्टनरशिप फर्म के संग। पार्टनरशिप फर्म में कैसे रिश्ते? पार्टनरशिप के। प्राइवेट कंपनी में सॉरी, प्राइवेट कंपनी में कैसे रिश्ते? वी हैव मेंबर या डायरेक्टर। पब्लिक कंपनी में कैसे रिश्ते? या तो डायरेक्टर या मेंबर, होल्डिंग हाउ मच? मोर देन 2% ऑफ द वोटिंग पावर। कौन से शेयर्स कवर होंगे? इक्विटी कवर होगा, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस होंगे, इसके अलावा कोई कवर नहीं होगा। एंड बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें है हम क्या? आदि बोले तो एडवाइस, डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस हम मानते हैं, अकस्टम्ड टू एक्ट हैं BOD वहाँ के, ठीक बात? होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर एंड इन्वेस्टिंग कंपनीज हमेशा क्या मानी जाती हैं? रिलेटेड। एक एग्जेम्पशन मैं आपको करा चुकी हूँ। अगर पूरा ग्रुप होल्डिंग सब्सिडरी सारी प्राइवेट हैं तो किसके बीच में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा? होल्डिंग सब्सिडरी के या सब्सिडरी के? जल्दी बताएंगे। सब्सिडरी का नहीं माना जाएगा, होल्डिंग सब्सिडरी का तो रिलेटेड पार्टी ही माना जाएगा। आर वी गुड विद दिस? क्या हमें समझ में आता है? आज मैंने आपके संग सारी डेफिनेशंस ले ली हैं कहीं ना कहीं। कल हम थोड़ा सा कॉर्पोरेट वेल वाला टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं। इज इट ओके विद अस? हम 4-5 दिन में ये सारे टॉपिक्स फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। आई होप आपको मजा आया एंड आई होप आप साथ साथ बता रहे थे मुझे। मान भी लीजिए अगर आपको 10-15% याद नहीं है, चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार बुक गो थ्रू कर लीजिएगा, आपको चीज़ें याद आ जाएंगी। आई होप दैट इज ओके विद अस। ऑल राइट, ऑलराइट, मैं आपके संग वापस से बढ़ रही हूँ अपने प्रोस्पेक्टस वाले टॉपिक पे, ठीक है?
और यहाँ पर भी मैं आपको कुछ सेक्शंस तो यार रिवाइज कराऊंगी ही कराऊंगी हर हाल में। ऑलराइट, सेक्शन 21 से बात करते हैं। ये हमारे कुछ छोटे छोटे सेक्शंस थे, बहुत छोटे छोटे सेक्शंस थे। सेक्शन 21 बात करता है डॉक्यूमेंट्स के ऑथेंटिकेशन की, कि कंपनी के बिहाफ पे डॉक्यूमेंट्स कौन ऑथेंटिकेट करेगा। आप जानते हो अगर केएमपी है तो केएमपी ऑथेंटिकेट करेगा, केएमपी नहीं है बीओडी ऑथेंटिकेट करेगा, और बीओडी हो सकता है किसी पर्सन को ऑथराइज कर दे कि भाई तू डॉक्यूमेंट हमारे बिहाफ पे सब साइन करेगा, तू रिस्पॉन्सिबल होगा, तो फिर वो बंदा होगा। सेक्शन 22 आपकी 3 चीजों के बारे में बात करता है, जल्दी बताएंगे मुझे। प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड हुंडी। फिर से सेक्शन 22 किन 3 चीजों के बारे में बात करता है? प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड हुंडी। इनका एक शॉर्टकट मैंने आपको और कराया है कल, दैट इज मेड। अगर आपने ये मेड किया हुआ है तो जरा चेक करेंगे, पहले एम से मेड ही है, नेक्स्ट आपने एक्सेप्ट किया है, डी से ड्रॉ किया है, या ई से इंडोर्स किया है। ठीक है, फिर से वी हैव मेड, एक्सेप्टेड, ड्रॉन या इंडोर्स किया है आपने इन 3 चीजों को। तो सिग्नेचर्स या तो कॉमन सील के तहत कर दिया जाए, कॉमन सील अब आप जानते हो ऑप्शनल हो चुका है, तो 2 सिग्नेचर्स चाहिए, या तो 2 डायरेक्टर्स के, या 1 डायरेक्टर और 1 सीएस का इफ एनी। अगर सीएस है तो वो साइन करेगा। सेक्शन 23 बात करता था कि आप शेयर कैपिटल कैसे कैसे रेज करते हो। प्राइवेट कंपनी में 3 तरीके, पब्लिक कंपनी में 4 तरीके। प्राइवेट कंपनी में वी हैव प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स। पब्लिक कंपनी में वी हैव प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स एंड पब्लिक इशू प्रोस्पेक्टस। वी आर गुड विद दिस। नेक्स्ट सेक्शन 24 बहुत छोटी सी बातें करता है कि लिस्टेड कंपनी है तो सेबी ध्यान रखेगी, अगर आपकी अनलिस्टेड कंपनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट देखने वाली है इन चीज़ों को। वी आर गुड विद दिस। सेक्शन 21, 22, 23, 24 बहुत छोटे सेक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं। हम सीक्वेंस में बातें नॉर्मली करने की कोशिश कर रहे हैं। इस चैप्टर के बाद तक आप वापस से सीक्वेंस में आ जाओगे तो आप प्लीज़ परेशान मत होइएगा। नेक्स्ट 24 के बाद हमने दोनों नंबर्स पलट दिए थे एंड वी डिड सेक्शन 42, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। एकमात्र सेक्शन है पूरे लॉ में आपके प्राइवेट प्लेसमेंट का, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो। वी आर गुड विद दिस। नेक्स्ट प्राइवेट प्लेसमेंट के जितने रूल्स लगेंगे वो एज पर सेक्शन 42 ही लगेंगे, इसके अलावा कोई सेक्शन अवेलेबल नहीं है। यानी पब्लिक कंपनी भी यही सेक्शन फॉलो करेगी एज इट इज, प्राइवेट कंपनी भी यही सेक्शन फॉलो करेगी एज इट इज। आप अगर प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा, हम इसे कहते हैं या ऑफर या इनविटेशन, ताकि लोग हमारे यहाँ शेयर्स परचेज करें। ये बहुत ज़्यादा लोग नहीं हो सकते, ये मैक्सिमम कुल मिला के कितने लोग हो सकते हैं? 200। मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? ये आपके 200 लोग हो सकते हैं। नेक्स्ट 200 की लिमिट क्यों है कहीं ना कहीं? बिकॉज प्राइवेट कंपनी में आप जानते हो किससे ज़्यादा लोग नहीं हो सकते, 200 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते। नेक्स्ट इस 200 की काउंटिंग में ना तो काउंट होते हैं, और आप अगर इनको शेयर्स दे भी दो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कौन कौन लोग हैं ये लोग? एम्प्लॉइज एंड मेंबर्स, सेकेंड QIBs एंड थर्ड ESOP। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि कल कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन था। एक्स एम्प्लॉई एंड मेंबर, याद है हमने ये वाला पैटर्न बहुत पहले किया था। एक्स एम्प्लॉई एंड मेंबर वो एम्प्लॉइज हैं जो बेसिकली जब जॉब में थे तभी उन्होंने शेयर्स खरीद लिए थे। सॉरी, यानी वो फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग करते थे, आपके एम्प्लॉइज एंड मेंबर्स वाली कैटेगरी को बिलोंग करते थे। ठीक बात है अपने को? दैट मीन्स जॉब कर रहे हैं, शेयर्स खरीदे, 200 की काउंटिंग में काउंट नहीं हुए, हमने उनको शेयर्स खुशी खुशी दिए। आज अगर कोई एम्प्लॉय जॉब कर रहा है और वो प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर्स खरीदता है, मोस्ट वेलकम है, आप शेयर्स खरीदो, बिल्कुल खरीदो, बेझिझक खरीदो। इनफैक्ट ना आपको टेंशन है ना कंपनी को टेंशन है, बिकॉज ये 200 की काउंटिंग में काउंट नहीं होंगे। एग्जाम्पल, अगर मैं साधारण 40 लोगों को शेयर्स प्राइवेट प्लेसमेंट में दे रही हूँ और मेरे पास इसके अलावा 30 एम्प्लॉयज़ और हैं जो शेयर्स ले रही हैं, मेरी टोटल काउंटिंग फिर भी कितनी रहेगी? 40, ना कि 70। 40 + 30 नहीं करेंगे, सिर्फ कितना रखेंगे अपने? 40। दैट्स इट। ये बात अपने को समझ में आती है? अब सुनिएगा,
अगर ये एम्प्लॉयज़ जॉब छोड़ के चले जाते हैं पर शेयर्स कंटिन्यू रखते हैं अपने, तो ये 200 की काउंटिंग में फिर काउंट नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक बात है। कहना इससे ये एक्स एम्प्लॉय एंड मेंबर बन गए, बिल्कुल ठीक बात। शेयर्स तो इनके पास पहले से ही थे कहीं ना कहीं, और अब ये शेयर्स और नहीं खरीद रहे, हम मान के चल रहे हैं ये एक्स एम्प्लॉयज बन गए और मेंबर अभी भी हैं, तो ये 200 की काउंटिंग में काउंट नहीं होंगे। इनकी बात मैं प्राइवेट प्लेसमेंट में अभी नहीं कर रही, क्योंकि इनको मैं शेयर्स ही नहीं दे रही हूँ, मैं ये मान के चल रही हूँ। अब आप बात समझिएगा, सपोज करें कोई मिस्टर ए हैं, उन्होंने 2016 में जॉब ज्वाइन की, उन्होंने 2018 में जॉब छोड़ दी। 2016 में जॉब ज्वाइन की प्राइवेट कंपनी में, 2018 में उन्होंने जॉब छोड़ दी, 2020 में अब वो शेयर्स खरीद रहे हैं। ठीक है, अब वो शेयर्स खरीद रहे हैं। मुझे सोच के बताइएगा बेटा, वो अब 200 की काउंटिंग में काउंट होंगे या नहीं होंगे? ना होंगे, काउंट होंगे, क्योंकि वो फर्स्ट कैटेगरी में थे ही नहीं कभी भी। यानी जब वो एम्प्लॉय थे तब उन्होंने शेयर्स नहीं खरीदे। दैट मीन्स सेकेंड कैटेगरी में आपको एग्जेम्पशन अगर चाहिए है एक्स एम्प्लॉय एंड मेंबर की कैटेगरी में, तो आप फर्स्ट कैटेगरी में पहले होने चाहिए। अब जब आप सेकेंड कैटेगरी में आना चाहते हो, फर्स्ट कैटेगरी का हिस्सा नहीं हो, दैट मीन्स मैं आपको 200 की काउंटिंग में काउंट कर लूँगे कि आप पहले एम्प्लॉय थे हमारे यहाँ, जॉब छोड़ दी, एक्स एम्प्लॉय हो गए, अब शेयर्स खरीद रहे हो, तो आप 200 की काउंटिंग में काउंट हो गए। तभी तो मैंने उसको यहाँ पे एग्जेम्पशन में नहीं लिखा, देख लीजिए, क्योंकि अब तो वो 200 की काउंटिंग में काउंट होंगे ना। दैट मीन्स आप समझना, मैं 2020 की बात कर रही हूँ। कोई बंदा है मिस्टर ए जिन्होंने 2016 में जॉब की, शेयर्स नहीं खरीदे, 2018 में उन्होंने जॉब छोड़ दी, वो आज अब 2020 में प्राइवेट प्लेसमेंट हो रहा है, मैं सबको शेयर्स बांट रही हूँ, वो भी आए हैं शेयर्स लेने के लिए। आप मुझे बताना, क्या मैं उनको कोई एक्सेप्शन में काउंट करूँ, या मैं उनको खुशी खुशी एक्सेप्शन में काउंट ना करके 200 में काउंट कर लूँ? आप मुझे बताओ, हम उन्हें 200 की काउंटिंग में काउंट कर लेंगे। वो एग्जेम्पशन कब इंजॉय करते? जब वो पहले एम्प्लॉय होते, तभी शेयर, तभी अगर प्राइवेट प्लेसमेंट हुआ होता और तब शेयर्स खरीदे होते, तो अब उनको 200 की काउंटिंग में नहीं करते, क्योंकि फिर वो किस में आते? ये सेकेंड वाली कैटेगरी में, एम्प्लॉयज़ में आते। अगर इसके बावजूद बेटा डाउट हो तो प्लीज़ फील फ्री टू अगेन आस्क मी, अगर इस टॉपिक पर डाउट रह जाता है तो। ये बात और ट्रिक बता दूं मैं आपको याद रखने की, 200 की काउंटिंग में आपके ना एम्प्लॉय एंड मेंबर आएंगे, ना एक्स एम्प्लॉय एंड मेंबर आएंगे, ना QIBs आएंगे। यहाँ पर भी जब प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो तो ना एम्प्लॉय एंड मेंबर आएंगे, ना QIBs आएंगे, ना ESOP आएंगे। यानी अब अगर कोई एक्स एम्प्लॉय आके हमसे शेयर्स लेता है तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट की 200 में काउंट में हो जाएगा। क्या हमें समझ में आता है? इज इट ओके विथ अस? डू लेट मी नो अबाउट द सेम। ठीक है, नेक्स्ट, इन लोगों, क्योंकि ये लोग कम हैं तो हमने इनको क्या कर लिया है? आइडेंटिफाई। क्या कर लिया है इनको? आइडेंटिफाई। की चचे तू आइडेंटिफाइड पर्सन माना जाएगा, तू हमें लिखित में दे, रिटन कंसेंट दे कि तू मना नहीं करेगा। यू डू नॉट हैव द राइट ऑफ रिनंसिएशन। आप नाम दो, एड्रेस दो, फ़ोन नंबर दो, नंबर ऑफ शेयर्स कितने परचेज करोगे और मिनिमम कितने नॉमिनल वैल्यू के आपको खरीदने पड़ेंगे। आप जानते हो आपको मिनिमम 20,000 रुपये के तो शेयर्स खरीदने ही पड़ेंगे। फेस वैल्यू या मार्केट वैल्यू? जल्दी बताएंगे। फेस वैल्यू। वी आर गुड विद दिस? ठीक है अपने को। सॉरी। नेक्स्ट, हम इनको कैसे अट्रैक्ट करेंगे? हम इनको देने वाले हैं लू। लू बोले तो लेटर ऑफ ऑफर, या आप इसको कह सकते हो ऑफर डॉक्यूमेंट। बिल्कुल ठीक बात। किसी प्रकार का पब्लिक एडवर्टीजमेंट नहीं निकलेगा। आप इनसे कैश एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हम पे 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, BCDE। BCDE बोले तो बैंक, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड। सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसे रखे जाएंगे। सेपरेट बैंक अकाउंट बोले तो कंपनी के मेन अकाउंट से उसका लेना देना नहीं होगा। सेपरेट बैंक अकाउंट इन विच काइंड ऑफ बैंक? स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। फिर से सब बताएंगे साथ में मुझे। इन विच बैंक अकाउंट? स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के एक सेपरेट बैंक अकाउंट में हम रखवाएंगे ये पैसा। ये पैसा सिर्फ 2 ही चीज़ों के लिए यूज होगा। कौन सी 2 चीज़ों के लिए यूज होने वाला है ये? जल्दी बताएं, जल्दी। ये यूज होगा आपका कहीं ना कहीं या तो शेयर अलॉटमेंट के लिए, या कहीं ना कहीं आपके रिफंड के लिए। अगर शेयर अलॉट हो रहे हैं तो कितने दिन में अलॉट कर देंगे भाई? शेयर अलॉट हम कर देंगे विदिन 60 डेज। अगर हमारा अलॉटमेंट फेल हो गया तो हम रिफंड करेंगे इन हाउ मेनी डेज? इन नेक्स्ट 15 डेज। टोटल दिन हो गए हमारे पास 75।
60 डेज में अलॉट करेंगे, और अगर अलॉट नहीं कर पा रहे हैं 60 दिन में तो रिफंड कर देंगे सारा पैसा विद इन नेक्स्ट 15 डेज। नेक्स्ट 15 डेज में कोई प्रकार का इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना, नहीं लगेगा। कितना परसेंटेज लगना स्टार्ट होगा? 12%। कब लगना स्टार्ट होगा? सॉरी, कब लगना स्टार्ट होगा? जब कहीं ना कहीं आप 15 दिन में रिफंड नहीं कर पाओगे। पर कब से लगना स्टार्ट होगा? फ्रॉम द एंड ऑफ द 60th डे, या आप कह सकते हो फ्रॉम 61st डे। दैट मीन्स 15 दिन का तो इंटरेस्ट देना ही देना है, प्लस इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा टाइम लगला उस पर भी आपका इंटरेस्ट जाएगा। पर अगर 15 दिन के अंदर रिफंड कर दिया तो कोई प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। वी आर गुड विद दिस। नेक्स्ट, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, परंतु इसमें एक छोटी सी चीज रह गई थी जो मुझे 2-3 जनों ने बाद में बताई। हे दैट मीन्स सब लोग नहीं पढ़ रहे हैं और सब लोग होमवर्क भी नहीं कर रहे, क्योंकि आउट ऑफ सो मेनी पीपल, मोर देन 100 पीपल, आप में से कुल मिला के 2 या 3 जनों ने मुझे ये बात बताई थी। हम इसमें अमाउंट मेंशन करना भूल गए थे। लेटर ऑन मैंने आपको ग्रुप पे बोल दिया था कि आप अमाउंट अज्यूम कर सकते हो 1 लाख रुपए। मैं आपके संग ये आंसर डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है? एक बार सुन लीजिएगा मेरी बात को। हमने फैक्ट्स ऑफ द केस लिख दिए, ठीक है? प्रोविजंस आपने लिख दिए। मैंने आपसे कहा था इसमें प्रोविजंस में ज़्यादा टाइम खपत की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्क्स कुल मिला के ये 3 मार्क्स का है। प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन 42 आप डाल दें, एंड पैसों का क्या करना है, विद इन 60 डेज अलॉट, या वरना रिफंड इन नेक्स्ट 15 डेज, एल्स 12% का इंटरेस्ट लगेगा। ये मेन प्रोविजंस आने थे। कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से आना था आपका। लास्ट डेट टू रिसीव एप्लीकेशन मनी वॉज 7 जून। ठीक बात है, ये हमारा आखिरी दिन था 7 जून, जब हम कहीं ना कहीं एप्लीकेशन मनी मांग रहे थे, ठीक है? देखेंगे, आपका आखिरी दिन था 7 जून 2020 कहीं ना कहीं एप्लीकेशन मनी आने का, यानी हमारे पास 60 दिन के अंदर हमारे पास टाइम था शेयर्स अलॉट करने का। हमने दिन काउंट करें, जून के 23 दिन निकल के आ रहे हैं। आप देखें ज़रा, हमेशा काउंटिंग नेक्स्ट डे से स्टार्ट होती है, दैट मीन्स 8 से आप स्टार्ट करेंगे। 8, 9, 10 आप करके देखिए। 23 डेज हमारे निकल के आए जून में, 31 दिन हमारे निकल के आए जुलाई के, 6 दिन बचे हुए निकल के आए हमारे अगस्त के। 60 दिन आपके कंप्लीट हो रहे हैं कहीं ना कहीं, यानी 6 अगस्त हमारी आखिरी तारीख थी जब तक हम शेयर्स अलॉट कर सकते थे। हमने 6 अगस्त तक शेयर्स अलॉट ही नहीं करे। दैट मीन्स अब हमारे पास अगले दिन से आप काउंट करो तो 15 दिन थे रिफंड करने के। 15 दिन अगर हम काउंट करते हैं, नेक्स्ट 15 आफ्टर 6 अगस्त, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, हमारे पास 21 अगस्त तक का टाइम था रिफंड करने के लिए। हमने 21 अगस्त तक भी रिफंड नहीं किया। हमारी गाड़ी खिंच गई है जाके 4 सितंबर तक, अगर आप देखो तो। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमें अब काउंट करने हैं कितने दिन? 15 दिन तो ये रिफंड नहीं हुआ है, इसके बाद और एक्स्ट्रा कितने दिन लगे? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4 तक हमने रिफंड नहीं किया है, यानी 14 दिन ये एक्स्ट्रा, और 15 दिन क्योंकि 60th डे के एंड से लगना स्टार्ट होता है पेनल्टी। टोटल डेज हो गए आपके कहीं ना कहीं फाइनली 29 डेज। तो इसका कैलकुलेशन आप कुछ इस प्रकार से दिखा सकते थे। मान लीजिए अगर प्रिंसिपल नहीं भी होता तो भी कोई बात नहीं थी, आप x लेके कर लेते, 100 लेके कर लेते। 1 लाख रुपए मान लीजिए हमने कहा इनटू 29 डेज अपॉन 365 साल के हिसाब से, इनटू 12/100, ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए रुपीस में। कैलकुलेशन आपका प्रॉपर कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन जरूर दिखा दीजिएगा। आप चाहें तो 1 मिनट ले लें और इसको नोट डाउन कर लें। आई होप आप सब लोगों ने अब ये कर लिया है।
क्या ये हमें क्लियर है बिल्कुल अच्छे से? ठीक बात है। नेक्स्ट, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आपको एक फाइल करना होगा कितने दिन के अंदर? 15 डेज के अंदर। फॉर्म नंबर है हमारा पास 3 एंड आप तब तक नया प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं कर सकते जब तक आपकी पुरानी चीज़ें सेटल नहीं हो जाती। अगर आपने एनुअल रिटर्न ये अगर वाला पास 3 वाला रिटर्न अगर फाइल नहीं किया तो पेनल्टी है रोज की 1000 रुपये, मैक्सिमम 25 लाख। और अगर ओवरऑल कहीं सेक्शन में डिफॉल्ट किया है तो आपके ऊपर पेनल्टी है जितना अमाउंट रेस किया है या 2 करोड़। लोअर और हायर वाला मैंने आपको डिफरेंस बता ही दिया था कहीं ना कहीं, तो आप अकॉर्डिंगली उसे कर सकते हैं। अगर 200 से ज़्यादा लोगों को कहीं ना कहीं हमने प्राइवेट प्लेसमेंट टाइप का कर दिया या हमने कहीं ना कहीं लेट से पब्लिक एडवर्टीजमेंट निकाल दिया, तो देयरफॉर इट वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज प्राइवेट प्लेसमेंट, इट वुड बी रादर कंसीडर्ड एज अ पब्लिक इशू। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ अस, एवरीवन। ठीक है, वी आर गुड विद दिस। सॉरी। नेक्स्ट, हमने प्रोस्पेक्टस पे हम कल आगे बढ़ गए थे एंड मैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस वाला टॉपिक आपके संग आज दोबारा लेने वाली हूँ। ओरल इन्विटेशन इज नो इन्विटेशन कहीं ना कहीं, एंड प्रोस्पेक्टस इज डीम्ड टू बी एन, आपका कहीं ना कहीं आप जानते हो इट इज़ एन इन्विटेशन टू ऑफर, नॉट एन ऑफर। ठीक है, रिटर्न होना चाहिए। टाइप्स ऑफ ऑफर कल हमने बात की थी, मेनली तो 2 ही टाइप के होते हैं। IPO जो पहली बार निकाले कंपनी, पब्लिक कंपनी, इनिशियल पब्लिक ऑफर। उसके बाद जो हर बार निकालेगी दैट वुड बी कॉल्ड एज फर्दर पब्लिक ऑफर। नेक्स्ट, इसके अलावा अगर ऑफर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हो तो वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस के बारे में हमने पहले बात करी थी। शेल्फ, रेड हेरिंग, अब्रिज्ड, लाइन से सेक्शन है 31, 32, 33, SRA। शेल्फ, रेड हेरिंग, अब्रिज्ड, SRA 31, 32, 33। डीम प्रोस्पेक्टस की हम कहीं ना कहीं अलग से बात करने वाले हैं। आई होप हम यहाँ तक साथ में हैं सब लोग। ऑलराइट, हम वापस से शेल्फ प्रोस्पेक्टस स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना स्टार्ट करिएगा। मैंने आपको कल भी कहा था, पहले भी कहा था कि प्रोस्पेक्टस बनाने का अच्छा खासा खर्चा आता है यार, और कंपनी को अगर पहले से ही कहीं ना कहीं पता है कि उनको आगे आने वाले समय में, रिसेंट समय में इश्यूज निकालने हैं, फर्दर इश्यूज निकालने हैं, तो कंपनी पहली ही बार में बता देती है कि हमारा ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस है। शेल्फ वर्ड जैसे ही कोई आम आदमी सुनेगा उसको पता होएगा, दिमाग में एक बात क्लिक कर जाती है कि कंपनी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि आने वाले समय में मल्टीपल इश्यूज निकाले। आने वाला समय कितना? कंपनी लॉ के हिसाब से इसका एक्सपायरी पीरियड होता है 1 साल फ्रॉम द, ना कि स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जबकि आपने जब पहली बार शेल्फ प्रोस्पेक्टस बनाया है। कल हमने इसका एक एग्जाम्पल किया था, ये देखिए। अगर आपने 17 मार्च 2020 को कहा है कि आज शेल्फ प्रोस्पेक्टस ये है, तो फिर वो है। दैट मीन्स आज मैं आपसे अगर कहती हूँ 17 मार्च पे हम खड़े हैं और मैंने आपसे कहा कि शेल्फ प्रोस्पेक्टस निकाल रही है हमारी कंपनी, फर्स्ट आपके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि इसकी वैलिडिटी रहेगी अगले साल 17 मार्च 2021 तक। दूसरी बात आपके दिमाग में आ जाएगी कि कहीं ना कहीं कंपनी के प्लान हैं कि वो मल्टीपल इश्यूज निकाले। आर वी क्लियर विद दिस? नेक्स्ट, मैंने आपको साथ में सेबी वाली बात भी बता दी थी, आई होप वो आपको क्लियर हुई है। सेबी अपना रिस्ट्रिक्शन लगाता है 4 टाइम्स, कंपनी लॉ रिस्ट्रिक्शन लगाता है 1 ईयर और 4 टाइम्स, विच एवर हैपन्स अर्लियर। फिर से 1 ईयर और 4 टाइम्स इन दैट 1 ईयर, विच एवर हैपन्स अर्लियर, दोनों में से जो भी अर्लियर हो जाए आपका कहीं ना कहीं, हम वहाँ पे उस शेल्फ प्रोस्पेक्टस को एक्सपायर मान लेंगे। कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, ये देखिए हमारी दवाइयाँ आज भी एज इट इज़ रखी हुई हैं। 4 गोलियाँ हैं इस पत्ते में, 4 टैबलेट्स हैं हमारे पास, और इनकी एक्सपायरी डेट चारों की लिखी हुई है ऑन, ये एक्सपायर हो जाएगी अगले साल 17 मार्च 2021 को। आज आप ये दवाई खरीद के लेके आए हो, ये वो दवाई है जो कोरोना से बचा ले जाती है। जी हाँ, कहीं और नहीं मिली, ये हमारी क्लासेस में मिल चुकी है कोरोना से बचने की दवाई, ठीक बात है। इसकी एक्सपायरी डेट है अगले साल 17 मार्च 2021। इसे आप कैसे यूज़ कर सकते हो? या तो ये 4 गोली आप अभी कंज्यूम कर लो,
यानी अगर आप कंज्यूम कर लेते हो ये चारों गोलियां, ये देखिए आपने खाली खाली खाली, आपने गोलियां खाली हैं, ये पत्ता खाली हो चुका है, क्या करोगे इस पत्ते का? क्या करोगे? कह रहे हैं मैम हम अपने ड्राइंग रूम में सजा के रखेंगे, अपने ड्रॉअर में डाल देंगे, अगले साल जब सफाई होगी तब निकलेगा, ये कायदे से अभी फेंक देना, इसका कुछ भी नहीं होने वाला है। दैट मीन्स 1 साल से कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 बार की गोली यूज हो गई। मान लीजिए वो गोलियां एज इट इज रखी हुई हैं आपकी, ये देखिए गोलियां वापस आ चुकी हैं और आपका 1 साल बीत चुका और आपने ये गोलियां नहीं खाई, अब भी ये पूरा पत्ता कहाँ जाएगा? डस्टबिन में, इसका कोई अब काम नहीं आने वाला है। क्या ये बात समझ में आती है? मैं ये एग्जाम्पल आपको संग फिर से ले रही हूँ। हमने शेल्फ प्रोस्पेक्टस, और हाँ पहली बार में क्या बताना जरूरी है कि ये शेल्फ है। सपोज करो आज मैं आपके पास आ गई, मैं हूँ मुक्कू की रिप्रेजेंटेटिव, यू रिमेंबर मुक्कू, ऑफ कोर्स। मैं आ गई हूँ आपको कहने, मैंने कहा हमारी कंपनी प्रोस्पेक्टस निकाल रही है, मैं बस इतना कह के चली गई प्रोस्पेक्टस, मैंने शेल्फ वर्ड यूज नहीं किया। क्या आप इसे शेल्फ मानोगे या नहीं मानोगे? आप इसे शेल्फ नहीं मानोगे। सपोज करो मैं सब्सिक्वेंट इशू, सेकंड इशू इसी के तहत निकालना चाहूँ, क्या मैं निकाल पाऊंगी? जी नहीं, मेरे को अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं पहली बार में क्या बताना भूल गई कि ये शेल्फ है। यानी फर्स्ट टाइम में ही कंपनी को बताना है कि ये शेल्फ है, वरना वो शेल्फ माना नहीं जाएगा। हमने कहा 17 मार्च 20 को हमने शेल्फ निकाला, ये फर्स्ट इशू हुआ। सेकेंड इशू हमने किया ऑन 2 जून 2020, थर्ड हमने किया ऑन 4 सितंबर 2020 और फोर्थ किया ऑन 7 दिसंबर 2020। क्या मैं अब 5वां इशू कर सकती हूँ या नहीं? नहीं। 1 ईयर और 4 टाइम्स इन अ ईयर, विच एवर हैपन्स अर्लियर, जो पहले हो जाए। 1 साल पहले खत्म नहीं हुआ, 4 बार की बारी खत्म हो गई। दैट मीन्स अब इस शेल्फ प्रोस्पेक्टस का कोई फायदा नहीं है, ये 5th इशू के लिए यूज नहीं हो सकता। मान लीजिए अगर आपको अब 5th इशू निकालना है तो ये 5th इशू नहीं माना जाएगा, ये अब फर्स्ट इशू माना जाएगा और इसके लिए आपको नया शेल्फ प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आती है? एक और हमने एग्जाम्पल किया था, हमने 17 मार्च 2020 को फर्स्ट इशू निकाला, कहा ये शेल्फ है, कह दिया ये शेल्फ है। उसके बाद 1 साल तक कुछ नहीं किया और अगला इशू अब निकालना चाहते हैं 3 जून 2021 को। क्या हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल सकते उस शेल्फ को यूज करते हुए, बिकॉज वो एक्सपायर हो चुका है ऑन 17 मार्च 2021, रादर 16 मार्च 2021 को वो एक्सपायर हो चुका है। तो अब वो सब्सिक्वेंट इशू नहीं माना जाएगा, अब तो फ्रेश इशू ही माना जाएगा। कितनों को ये बात अब समझ में आ गई है कि इट इज आइदर 1 ईयर और 4 टाइम्स इन अ ईयर, विच एवर हैपन्स अर्लियर। कंपनी लॉ में कौन सा टाइम लिखा है? 1 ईयर वाला। सेबी में कौन सा टाइम लिखा है? 4 टाइम्स वाला। हम दोनों में से किसको सही मानते हैं? दोनों को, विच एवर हैपन्स अर्लियर। 4 बार अगर इशू कर दिया साल के अंदर ही तो 5th इशू नहीं होएगा उस साल में। नेक्स्ट, अगर आपने 1 साल में इशू दूसरा नहीं निकाला तो फिर वो एक्सपायर हो जाएगा। 4 बार से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 ईयर और 4 टाइम्स इन अ ईयर, विच एवर हैपन्स अर्लियर। फिर से 4 टाइम्स और 1 ईयर, विच एवर हैपन्स अर्लियर। 4 टाइम्स 1 ईयर, विच एवर हैपन्स अर्लियर। 4 टाइम्स 1 ईयर, विच एवर हैपन्स अर्लियर। 4 टाइम्स 1 ईयर, विच एवर हैपन्स अर्लियर। इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि तुम भी मेरे संग रिपीट करो। बुक्स छोड़ो, फोन छोड़ो, जल्दी से। 4 टाइम्स 1 ईयर, विच एवर हैपन्स अर्लियर। 4 टाइम्स 1 ईयर, विच एवर हैपन्स अर्लियर। 4 टाइम्स किसके हिसाब से? सेबी। 1 ईयर किसके हिसाब से? कंपनी लॉ। दोनों में से सही कौन? दोनों, विच एवर हैपन्स अर्लियर। आर वी गुड विद दिस? पक्का से? कंफ्यूजन तो नहीं है अपने को? ठीक बात है। ऑल राइट, अभी तो ये टॉपिक शुरू हुआ है। ओके मैम, हम शेल्फ प्रोस्पेक्टस और पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, आप शेल्फ प्रोस्पेक्टस आज मेरे संग कंप्लीट करोगे। सुनिएगा, शेल्फ प्रोस्पेक्टस की एक खास बात तो हमें पता चल गई है कि ये एक बार इशू करते हैं, मल्टीपल टाइम्स इसका बेनिफिट होता है। मैं अब 2nd, 3rd और 4th इशू को इकट्ठा मिला के वर्ड यूज करूंगी, सब्सिक्वेंट इश्यूज। आप समझ गए मेरी बात को? हम 2nd, 3rd और 4th इशू को कहेंगे सब्सिक्वेंट इश्यूज। ठीक है, आपने पहली बार इस तारीख को, आप देखें इस एग्जाम्पल पे वापस आते हैं,
17 मार्च 20 को तो आपने बकायदा फुल फ्लेज्ड शेल्फ प्रोस्पेक्टस बनाया, डिटेल्ड शेल्फ प्रोस्पेक्टस आपने बताया, सारे उसमें डिटेल्स आपने दिए एक को एक। क्या डिटेल्स दिए वो मैं आपको अलग से कराऊंगी सेक्शन 26 में। हमने पूरा फुल फ्लेज जितना इंफॉर्मेशन हो सकता है वो सब दिया हमने इस सेक्शन 26 के हिसाब से इसमें शेल्फ में। अब सवाल ये आया, जब हम ये नेक्स्ट 3 इश्यूज अगर निकालते हैं तो क्या तब भी कोई कागज बनेगा या कोई कागज नहीं बनेगा? देखो, कोई कागज नहीं बनेगा तो ये तो कहना मत, कुछ तो परिवर्तन आए होंगे ना। आप समझना, 17 मार्च से 2 जून तक, 2 जून से 4 सितंबर तक, 4 सितंबर से 7 दिसंबर तक कुछ तो कंपनी में चेंजेस आए होंगे। हो सकता है डायरेक्टर मर गया हो सकता है ऑडिटर भाग गया हो सकता है कुछ प्रॉफिट लॉस में कुछ फिगर्स हो जो दिखाने लायक हो। हम इसके बाद ना अब एक शॉर्टकट चीज में जाएंगे। कंपनी को अब ना लंबा चौड़ा प्रोस्पेक्टस बनाने का जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, प्रोस्पेक्टस बनाना बहुत डिफिकल्ट काम है। इट्स अ ह्यूज वर्क एंड इट्स ओवरबर्डन्ड विद कंप्लायंसेस एंड रूल्स रेगुलेशन। सेबी आ रही है, कंपनी लॉ लग रहा है, इट्स ह्यूज। तो हमने कहा आप सब्सिक्वेंट इश्यूज में, फर्स्ट इश्यू में तो शेल्फ बनेगा, सब्सिक्वेंट इश्यूज में आप एक कागज बनाओगे दैट इज, हर इश्यू में, हर सब्सिक्वेंट में, that would be called as information memorandum। IM आप कह सकते हो पर आप लिखिएगा पूरा ही, that is information memorandum। क्या कहलाएगा ये कागज आपका? information memorandum। ये MOA नहीं है, ये information का एक देने का कागज है, छोटा सा कागज है, बहुत प्यारा सा कागज है, और ये 3 चीजें इंक्लूड करता है। 3 चीजें कौन कौन सी मैम? CFC, क्लोरो फ्लोरो कार्बन नहीं, ठीक है। इट विल इंक्लूड फर्स्ट चेंजेस जो कंपनी में मटेरियल हुए हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल? मटेरियल इज अ वेरी वेरी कॉमन वर्ड्स यू यूज इन अकाउंट्स एंड ऑडिट। मटीरियलिटी चेक करते हैं, मटीरियलिटी मीन्स इंपॉर्टेंट है या नहीं है। आप बात समझना, प्लीज मेरी बात समझना, यहाँ पे मैं हल्का सा आपको डेविएट कर रही हूँ। मटीरियलिटी इज गोइंग टू वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी एंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मैं आपको एक बेसिक एग्जाम्पल बताती हूँ, समझिए। सॉरी, जब आप ना बहुत छोटे थे, लेट से आप 10 साल के थे, तब आपको अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स 10 या 20 रुपए भी देते थे, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। आपके अगर वो 2 रुपए भी खो जाते थे ना, या 5 रुपए भी खो जाते थे, सिक्का आपकी पॉकेट से कहीं गिर जाता था, तो आप परेशान हो जाते थे। आज जब चीज़ें थोड़ी और इम्प्रूव हो गई हैं, तो अगर आपका एक 5 का सिक्का खो जाता है तो आप उतने परेशान नहीं होते। और कल को जाके जब आप पैसे कमाने लगोगे एंड यू वुड बी एट गुड पोस्ट, यू वुड बिकम अ CA, तब हो सकता है अगर 100-200 रुपये खो जाए तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स आप पर्सन सेम हैं, बट सिचुएशन वाइज आपको पैसों का अलग अलग लेवल पे अलग अलग फर्क पड़ा। सेम अगर कोई बहुत छोटी कंपनी है, छोटा बिजनेस कर रही है, तो उसके लिए हो सकता है 1000-5000 रुपये भी मायने रखते हो। अगर आपका राउंड ऑफ अगर 5000-10,000 का कुछ कंफ्यूजन है तो उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट होगा। हो सकता है कोई बहुत बड़ी कंपनी से, लाइक लेट्स से मुक्कू भाई के लिए अगर 1000-5000 रुपये अगर खो भी गए, डू यू थिंक उन्हें फर्क पड़ता होगा? मुझे तो नहीं लगता उन्हें फर्क पड़ता होगा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता होगा। तो द पॉइंट इज दैट इज मटीरियलिटी। आप इसे बहुत डिटेल में करोगे अपने अकाउंट्स एंड ऑडिट में, तो मैं अभी इतना ही ले रही हूँ कि चेंजेस अगर मटीरियल हैं कंपनी के हिसाब से तो आप वो डिस्क्लोज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई डायरेक्टर इंपॉर्टेंट छोड़ के चला गया, कोई नया डायरेक्टर आ गया, कोई ऑडिटर चला गया, कोई ऑडिटर आ गया, कंपनी में आग लग गई, बहुत सारा सामान जल गया, चोरी हो गई, ये सारी इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। नेक्स्ट, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन आपको लेटेस्ट डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। यानी हो सकता है आपको पिछले क्वार्टर में कुछ लॉसेस हुए हों या बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हुए हों, तो आप एक अप टू डेट बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस वगैरह टाइप का तो बना के दोगे। और थर्ड टॉपिक में अभी बहुत ज़्यादा टच नहीं करूँगी, चार्जेस हमारे पास पूरा चैप्टर है। ये बैटरी वाला चार्ज नहीं है, ये सिक्योरिटी जो क्रिएट करते हैं ना, मॉर्गेज आप जो कहते हो, प्लेज,
जो आप कहते हो ना, वो वर्ड है ये चार्ज। इसको हम चार्जेस चैप्टर में ही कवर करेंगे, अभी नहीं करेंगे। सो वी हैव थ्री थिंग्स, CFC, चेंजेस, फाइनेंशियल पोजीशन एंड चार्जेस। ये तीनों चीज़ों के डिस्क्लोजर आपके किस कागज में होने वाले हैं? इन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम आपके ये डिस्क्लोजर्स होंगे। क्या इतनी बात हमें समझ में आती है? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में क्या डिस्क्लोजर्स होने वाले हैं? चेंजेस, फाइनेंशियल पोजीशन एंड चार्जेस। क्या हर बार मैम इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनेगा? जी हाँ, हर बार बनेगा। सेकेंड इशू यस, थर्ड इशू यस, फोर्थ इशू यस, फिफ्थ इशू तो होगा ही नहीं। आई होप दैट इज ओके विद अस एवरीबॉडी। फिर से शेल्फ प्रोस्पेक्टस का सेक्शन क्या है? 31। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या पहली बार में बताना पड़ता है कि शेल्फ है? जी हाँ, नहीं तो वो नॉर्मल प्रोस्पेक्टस में आना चाहता है। क्या बेनिफिट है शेल्फ प्रोस्पेक्टस के? एक बार इशू करो, मल्टीपल टाइम्स आपको प्रोस्पेक्टस नहीं बनाना पड़ेगा। बेनिफिट, कंपनी लॉ के हिसाब से कितना समय? 1 साल। सेबी के हिसाब से कितना समय? 4 बार। 4 times 1 year, whichever happens earlier. 4 times 1 year, whichever happens earlier. Next, आप हर बार आप प्रोस्पेक्टस तो नहीं बनाओगे, बट क्या आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लोगों को देनी पड़ेंगी? यस। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इशू में क्या कागज बनेगा आपका? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम की 3 बातें, चेंजेस, फाइनेंशियल पोजीशन एंड चार्जेस, CFC। ये तीनों चीजें आपकी कहीं ना कहीं डिस्क्लोज होंगी किसमें? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में। आर वी गुड विद दिस? इतनी बात हमें समझ में आती है पक्का से? दिक्कत तो नहीं है? अब सुनना यार, कई लोग ना अपने जीवन में लालची होते हैं। कह रहे मैम कैसे? अभी देखना, ये एक भाई साहब है मैम, बड़े रंगीन भाई साहब हैं। हाँ, ये देखिए, ये मौका देख के चौका मारते हैं। कह रहे हैं अच्छा मैम, मिस्टर स्मार्ट आदमी है। ठीक है मैम, ये मिस्टर स्मार्ट क्या कह रहे हैं? मिस्टर स्मार्ट ने 17 मार्च 2020 को जब कंपनी ने कहा शेल्फ प्रोस्पेक्टस है, तो ये एक बात समझ गए कि कंपनी आने वाले समय में मल्टीपल इश्यूज करेगी। ये समझ गए कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये कंपनी मल्टीपल इश्यूज करेगी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कंपनी की पूरी हिस्ट्री पढ़ी, इन्होंने कंपनी का डेटा निकाला, अपना दिमाग लगाया और इन्हें लगा कि कंपनी आने वाले समय में बहुत अच्छा करेगी। ही हैड दिस आइडिया कि कंपनी अच्छा करेगी। इन्होंने क्या किया? बड़े स्मार्टली इन्होंने अप्लाई किया। मिस्टर स्मार्ट ने, इन्होंने पहली बार के लिए तो 100 शेयर्स अप्लाई करे और इसके पैसे भेजे। इन्होंने उस पहली बार में ही और 100 शेयर्स अप्लाई कर दिए। सॉरी 100 शेयर्स के लिए और अप्लाई किया। यानी 17 मार्च को इन्होंने ना 200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, पर बहुत स्मार्टली किया है। इन्होंने कहा ये 100 शेयर्स जो हैं वो इस समय जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस के थ्रू आप जो पैसे रेज करोगे फर्स्ट इशू में, ये उसमें मुझे अलॉट कर देना। और जब भी आपका सब्सिक्वेंट इशू हो, फ्यूचर में सब्सिक्वेंट इशू होगा, जब भी होगा, आप उस समय मुझे 100 शेयर्स और अलॉट करिएगा। आज के लिए मैं बात नहीं कर रहा, ये तो मैं फ्यूचर की प्लानिंग करके चल रहा हूँ। मैं पहले से तैयार हूँ, मेंटली तैयार हूँ। आप बात समझें, जैसे आज की डेट में सिचुएशन चल रही है, एंड दिस इज एक्चुअली अ सीरियस सिचुएशन। फॉरेन कंट्रीज में, इंडिया में नहीं, इंडिया में तो लोगों को डर ही नहीं लगता। ठीक है, वी आर नॉट स्केयर्ड, वी आर लाइक हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से। फॉरेन में लोगों ने, जब से ये कोरोना हुआ है, लोगों ने अपने घर में होर्डिंग करनी स्टार्ट कर दी है। दे हैव परचेज्ड अगले 3 महीने का राशन पानी एंड अपने घरों में रख लिया है उन्होंने। दे आर स्केयर्ड कि अगर कल को जाके ये और महामारी बनी गई है, अगर ये और गंदा हो गया तो हमें बाहर ना निकलना पड़े, हम पहले से घर में सामान रख के चल रहे हैं।
अब अगर कोरोना टाइमली रुक गया तो ये सामान इवेंचुअली यूज हो जाएगा या ये वापस करके हो सकता है आ जाए? जैसे आप बात करके रखते हो दुकान से कि भैया अगर काम नहीं आया ना तब वापस ले लेना, दैट काइंड ऑफ थिंग मे बी पॉसिबल। और मान लीजिए अगर ये काफी डेंजरस बन गया तो ये सामान वैसे ही यूज हो जाएगा। सेम इन भाई साहब ने क्या कहा, 100 शेयर्स तो आप मुझे पहले वाले इशू में अलॉट कर दो, अगला जब सब्सिक्वेंट इशू आए, सेकंड इशू आए, थर्ड इशू आए, तो आप मुझे 100 शेयर्स और अलॉट कर देना। मैं अपनी एडवांस बुकिंग करा के चल रहा हूँ। मैं कौन सी बुकिंग करा के चल रहा हूँ? एडवांस। मेरी बात सुनिएगा, यहाँ आपके मन में कंफ्यूजन आ सकता है और वो बहुत गंदा कंफ्यूजन हो सकता है। आपको लग रहा होगा ये कॉल इन एडवांस है। ये कॉल इन एडवांस नहीं है, इसका कॉल इन एडवांस से कोई लेना देना नहीं है। कॉल इन एडवांस तो उन्हीं शेयर्स पे होता है जिसके लिए आपने अप्लाई किया। कंपनी ने लेट से 10 रुपये की जगह 5 रुपये मंगाए हैं, आपने 8 रुपये भिजवा दिए, तो आपके 3 रुपये कॉल इन एडवांस चल रहे हैं ना। यहाँ तो मैं कह रही हूँ वो शेयर्स आपको अभी अप्लाई ही नहीं, सॉरी अलॉट ही नहीं हुए हैं। आपने अप्लाई करे हैं, आपको शेयर्स अलॉट नहीं हो रहे, आपके शेयर्स बुक हो रहे हैं। तो पहले ही अपने दिमाग में ये कंफ्यूजन आने भी मत दीजिएगा, ये कॉल इन एडवांस का कंसेप्ट नहीं है। ये आप कह सकते हो प्री एडवांस हमने बुकिंग कर ली है, सब्सिक्वेंट इशू में जब शेयर्स मिलेंगे तो इनको जरूर मिलेंगे बिकॉज इन्होंने एडवांस पैसा भेज दिया है उन सब्सिक्वेंट इश्यूज का। क्या ये बात क्लियर है? ये कॉल इन एडवांस आपका नहीं है, कॉल इन एडवांस उन्हीं शेयर्स पे होता है। ये तो सब्सिक्वेंट शेयर्स की बात चल रही है कि हमने बुकिंग करके रख दी, ठीक है। अब सुनना क्या हुआ होगा। 17 मार्च 2020 को अगर शेल्फ प्रोस्पेक्टस निकला है, मैं मान के चल रही हूँ लेट से 60 दिन के अंदर इन्हें शेयर्स अलॉट हुए। इन्हें आज 200 शेयर्स अलॉट नहीं हुए हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। इन्हें आज जो शेयर्स अलॉट हुए हैं वो ये 100 शेयर्स अलॉट हुए हैं। इनका तो एडवांस पैसा जा चुका है, कंपनी को पता है जब भी सब्सिक्वेंट इशू निकालेंगे तो इनको हमें 100 शेयर्स अलॉट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, बाई चांस की बात है, जब सब्सिक्वेंट इशू आपका आने का समय हुआ तो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बना। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में कुछ ऐसे चेंजेस थे, लेट से कोई डायरेक्टर था, मुक्कू भाई साहब थे, वो छोड़ के चले गए कंपनी। अब मिस्टर स्मार्ट को स्ट्रेस हो गया है। मिस्टर स्मार्ट कह रहे हैं ये तो गड़बड़ हो गई, मैं तो मुक्कू के भरोसे बैठा था इसलिए मैंने शेयर्स आगे फर्दर के भी अप्लाई किए थे, अब क्या करूं। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी बंदे ने एडवांस पैसा दे दिया है तो वो पैसा अगर उसको लगता है वापस होना चाहिए बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, वो पैसा उसको आप वापस कर दोगे। ध्यान से सुनिएगा, उसको 100 शेयर्स उसने पहले वाले में अप्लाई किए थे, वो 100 शेयर्स तो अलॉट हो गए थे, उनका कुछ नहीं करना। ये जो दूसरे वाले शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किए थे कि सब्सिक्वेंट इशू में खरीदूंगा, सब्सिक्वेंट इशू हमारा कब किस दिन हो रहा था? 2 जून को। लेट्स से 2 जून से पहले आपका इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम आया और उसमें हमने देखा कि मुक्कू भाई जा चुके हैं, मुक्कू भाई, मुक्कू गॉन, बाय, ये बाय कर रहे हैं, बाय, अलविदा, अलविदा, बाय, ठीक है, ये बाय कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए इन्होंने बाय कर दी। यहाँ मिस्टर स्मार्ट का दिमाग खराब हो चुका है, वो कह रहे हैं मैं तो इसके मारे रुक रहा था कंपनी में, इन 100 शेयर्स का तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि शेयर मिल गए हैं, इन पे मेरे को शेयर्स मिले तो है नहीं, मैंने तो एडवांस पैसा दिया था, मैं रिफंड मांग लूंगा। मैं क्या मांग लूंगा? रिफंड मांग लूंगा। और हमेशा याद रखना, जो आदमी ज़्यादा चिरांद करे उसको क्या दे देना है? ओके बाय। एग्जिट अपॉर्चुनिटी, साथ बताएंगे, एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। आप उन्हें कौन सी अपॉर्चुनिटी दे दोगे? एग्जिट अपॉर्चुनिटी। आप उन्हें अलविदा कर दोगे। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, कौन सी अपॉर्चुनिटी आप दे दोगे? एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू डिसेंटिंग शेयर होल्डर। ये वो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने एडवांस पैसा दिया है। और एक बात कसम खा लो, टोटल शेयर्स 200 अप्लाई किए थे, 100 शेयर्स अलॉट हो चुके हैं, उनका पैसा रिफंड नहीं होगा। वो तो शेयर अलॉट हो गए ना, तो उनका पैसा काय को रिफंड होएगा भाई? रिफंड कौन सा वाला होएगा? जो एडवांस दिया था। क्या दिया था? एडवांस। क्या पढ़ा? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। क्या हो गए उसमें? चेंजेस, जो इस भाई साहब को पसंद नहीं आए।
इनका एडवांस पैसा आप वापस कर दीजिएगा। जिन पे शेयर्स अलॉट हो गए उनकी बात नहीं, जिन पे शेयर्स अलॉट नहीं हुए हैं और इन्होंने फ्यूचर देख के प्रिडिक्ट कर दिया था कि अच्छा होगा, अब इन्हें मज़ा नहीं आ रहा, तो आप इनको पैसा वापस कर दो। 15 डेज में इनका पैसा रिफंड कर दीजिए, इनको भगाइए। 100 शेयर के तो ये अभी भी मालिक हैं, और जो फ्यूचर के 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनका अब कुछ लेना देना नहीं है। आर वी गुड विद दिस? क्या हमें इतनी बात समझ में आती है? आप आराम से पहले ये बना लीजिए। आई थिंक आप ये कल बना चुके थे, यहाँ से आप बनाना स्टार्ट करेंगे। ये भी आप बना लीजिए। ऑल राइट, आप लोग अपनी बुक्स निकालेंगे प्लीज़, ठीक है? आई होप आप सबके पास बुक है। देखें पेज नंबर 31। ओ माय गॉड, कोइंसिडेंस देख रहे हैं? बुक का कौन सा पेज नंबर है? 31। हम कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? सेक्शन 31, ठीक है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस देखें, टॉपिक नंबर 12। बीच के टॉपिक्स जो मैंने आपके छुड़वाए हुए हैं अभी इस टाइम पे, वो जानबूझ के छोड़े हुए हैं, एंड वी आर गोइंग टू इवेंचुअली डू देम, ठीक है? देखिए शेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, इसे ज़रूर से इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। देखिए, अ प्रोस्पेक्टस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द सिक्योरिटीज आर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन, सच सिक्योरिटीज मे बी फर्दर इशूड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बोले तो आप जानते हो 4 times or 1 year, whichever happens earlier। देखिए, विदाउट फाइलिंग अ न्यू प्रोस्पेक्टस, नया प्रोस्पेक्टस आपको नहीं बनाना पड़ेगा। द ओरिजिनल शेल्फ वाला विल वर्क, ठीक है? आप चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो इफ यू वांट टू राइट कहीं ना कहीं कि 4 times एज पर सेबी, 1 year एज पर कंपनी लॉ, ठीक है? नेक्स्ट, इन्होंने कहा कि एनी क्लास और क्लास ऑफ कंपनीज एज सेबी में अलाउ
may file a shelf prospectus with ROC at the stage of the first offer of securities. फर्स्ट ऑफर में ही बताना पड़ेगा कि वो शेल्फ है, और सेबी वाली बात वो यही उन्होंने हल्की सी डाल दी है कि सेबी फिर जैसा गाइड करे तो वो फॉलो करना पड़ेगा. द शेल्फ प्रोस्पेक्टस शैल इंडिकेट अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, ये कंपनी लॉ में लिखा है. द पीरियड ऑफ 1 ईयर शैल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट ऑफर ऑफ द सिक्योरिटीज. हमारे एग्जाम्पल में 17 मार्च का तारीख था, ठीक है. विथ रिस्पेक्ट टू एनी सब्सिक्वेंट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज द वैलिडिटी ऑफ शेल्फ विल वर्क एंड नो फर्दर प्रोस्पेक्टस शैल बी रिक्वायर्ड. आपका इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम देखें, इन केस ऑफ सेकेंड और सब्सिक्वेंट सिक्योरिटीज इशू एक कागज बनेगा, दैट इज IM इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम. उसमें 3 बातें आपको दिख रही हैं, देख लें. ऑल मटेरियल फैक्ट्स में A चार्जेस क्रिएटेड, न्यू चार्जेस, B फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस, और C एनी अदर चेंजेस. ब्रैकेट में जरूर से वर्ड लिख लीजिएगा मटीरियल. नेक्स्ट आगे देखेंगे, इंटीमेशन ऑफ वेरिएशंस एंड अपॉर्चुनिटी टू विड्रॉ द एप्लीकेशंस. वेयर अ कंपनी हैज रिसीव्ड एप्लीकेशंस for the allotment of securities along with advance payment of the subscription. कौन सा पेमेंट? एडवांस, यानी 2 साथ में करे, एक अभी अलॉट कर दे भाई चचे, एक बाद का एडवांस रख ले, ठीक है. द कंपनी शैल ऑल्सो इन्फॉर्म देम द चेंजेस टू सच एप्लीकेंट्स. कौन से कागज के थ्रू? थ्रू IM, बोले तो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम. एंड बिफोर मेकिंग सच चेंज इफ दे एक्सप्रेस अ डिजायर टू विड्रॉ देयर एप्लीकेशन, कौन सी वाली? फ्यूचर वाली एप्लीकेशन, तो वो विड्रॉ कर लेंगे और उनको कितने दिन में हम रिफंड कर देंगे? विदिन 15 डेज. रिफंड का टाइम आप जानते हो नॉर्मली कितना होता है? 15 डेज. पर आज वाले जो शेयर अलॉट हो गए हैं उसका रिफंड नहीं, फ्यूचर वाले का. वी आर गुड विद दिस. क्या हमें ये बात समझ में आती है? सेक्शन 31 हमें क्लियर है कहीं ना कहीं. आप चाहें तो मेरे संग एक डायग्राम बना ली, आई विल मेक इट राइट नाउ फॉर यू पीपल, एंड आपका ये टॉपिक उसके थ्रू रिवाइज हो जाएगा. बनाना स्टार्ट कर देंगे बेटा. सॉरी. CFC आप लिख लेंगे, चेंजेस फाइनेंशियल पोजीशन एंड चार्जेस. एडवांस इफ एनी, exit opportunity to dissenting shareholders for advance within 15 days. ठीक है, तो ये आप बना लीजिए साथ के साथ. सॉरी, ये मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में भी दे दिया है ताकि आपको ध्यान रहे. आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को एंड
बना सकते हैं अकॉर्डिंगली। ऑलराइट, सो आई होप आप लोगों ने कहीं ना कहीं शेल्फ प्रोस्पेक्टस अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। मैं आपके संग कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स और उठा रही हूँ, ठीक है, आप कर सकते हो आराम से, इतना दिक्कत की बात नहीं है। आई एम टेकिंग अप अनदर टॉपिक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, कंसेप्चुअली मस्त टॉपिक है ये आपका, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, सेक्शन 32। देखो यार, मैं आपको सच बात बताऊं तो ये टॉपिक को मैं 5 मिनट में भी कंप्लीट कर सकती हूँ, एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होगी। द पॉइंट इज कि अगर आप इसका एक बार कंसेप्ट समझोगे ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा। दिस इज ऑल्सो बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि कल को जाके आप कभी ना कभी शेयर मार्केट में डील करोगे, और कुछ नहीं कह रही मैं आपसे, सिर्फ और सिर्फ ये कह रही हूँ कि यार आपको जाके शेयर्स खरीदने हैं, आपको खरीदने हैं शेयर्स, दैट्स इट आई एम सेइंग, राइट। तो कंपनीज किस प्रकार से आज की डेट में काम करती हैं शेयर मार्केट में, और ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या रोल प्ले करता है, मैं आपको वो बताने वाली हूँ। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज अ वेरी वेरी जस्ट लाइक नॉर्मल प्रोस्पेक्टस। नॉर्मल प्रोस्पेक्टस जैसे सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन कंपनी के, हिस्ट्री, डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, किस प्रोजेक्ट में हम पैसे लगाएंगे, कितने पीरियड के लिए, वो सब डिटेल्स रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में भी जाते हैं। रेड हेरिंग स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस विद न्यू वर्ड्स। मैं आपसे अगले 15 से 20 मिनट फुल कंसंट्रेशन चाहूंगी इस टॉपिक पे, बिकॉज इस टॉपिक को ना आप खुद भी अपने वर्ड्स में इलेबोरेट कर सकते हो। अगर आप सेक्शन 32 खोल के देखो तो कुछ खास नहीं मिलेगा, बट अगर आप इसकी डिटेल्ड स्टडी करके देखो तो आपको समझ में आएगा कि यार ये इतने हल्के वर्ड्स नहीं है। मैं आपको एक बहुत पुरानी बात बता रही हूँ, और अगर आप लोग आजकल फ्री हो, ऑब्वियस बात है, ठीक है, थोड़ा सा अगर आपको टाइम मिले तो एक मूवी देखिएगा, दैट इज गुरु, ठीक है। अभिषेक बच्चन एंड ऐश्वर्या राय बच्चन हैव बीन स्टारिंग दैट मूवी, एंड कहीं ना कहीं वो मूवी, जो गाने वाने ठीक है और मस्त नाटक वाटक सब सही है, बट देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट मूवी। उसमें दिखाया गया है कि कहीं ना कहीं अभिषेक बच्चन एक कितने पुराने ज़माने में स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रेडिंग करा करता था, ठीक है। एंड वो सिस्टम कैसा हुआ करता था मैं आपको बताऊं। हाँ, एक और बात सुनेंगे ध्यान से। बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आपका 1875 के आसपास इस्टेब्लिश हुआ है। ये कोई हाल फिलहाल का स्टॉक एक्सचेंज नहीं है। इमेजिन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तो फिर भी 1992 में आपका इनकॉर्पोरेट हुआ है, बट बीएससी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिशर्स एज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। लेटर ऑन इसका नाम बीएससी बाद में बना, पहले ये अलग कहलाया करता था। इमेजिन तब से ट्रेडिंग चल रही है, पर इस बारे में ना ज़्यादा लोग जानते नहीं थे। अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह से पूछिए तो हो सकता है मोस्टली लोगों ने कभी इसमें कभी डील किया ही ना हो। क्यों नहीं किया हो? बिकॉज क्या होता था, शेयर्स के बारे में लोगों को आइडिया नहीं था, ट्रेडिंग कैसे करते हैं पता नहीं था। बोली ऐसे लगती थी, आप उस मूवी में भी देख सकते हैं कि टेबल पे एक जना खड़ा होता था, ठीक है, और वो बकायदा 1001, 1002 ऐसे करके बोली लगाता था, और कुछ उसके नीचे लोग खड़े हुए होते थे जो उस बोली पे अपने बात करते थे और कहते थे कि हाँ हम इतने में खरीदने को तैयार हैं, इस तरीके से होता था। वो छोटी सी एक डिमांड सप्लाई का एक एग्जाम्पल था। सप्लाई थे शेयर्स के, बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं थी। कंपनीज क्या करती थी, नॉर्मली एक फिक्स प्राइस बता देती थी कि हम इस प्राइस पे शेयर अपना निकाल रहे हैं। लेट से 500 रुपये पे शेयर है और 10,000 शेयर हैं, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे, आप 500 रुपये पे शेयर्स खरीद सकते हो, ठीक बात है। और आपने अकाउंट्स में जितने क्वेश्चंस करे हुए हैं वो कहीं ना कहीं इसी प्रकार से आपने क्वेश्चंस करे हैं कि आप कहते हो कि कंपनी ने बता दिया इतने शेयर्स हम इशू करना चाहते हैं एंड ये प्राइस है, तो एप्लीकेशन मनी के वगैरह के हिसाब से आप वो काम करते थे। सच बात बताऊं तो वो आपका पूरा चैप्टर जो आप अकाउंट्स में पढ़ के आए हो वो बेकार है, ठीक है। इट डज नॉट वर्क प्रैक्टिकली लाइक यू नो नाउ इन द प्रेजेंट टाइम्स। आप समझना क्यों? बच्चा बच्चा आप तक शेयर मार्केट के बारे में ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। आजकल शेयर मार्केट क्रैश करा हुआ है, आपको पता है, बिकॉज ऑफ द कोरोना एंड एवरीथिंग, बट कहीं ना कहीं हर कोई वो प्रॉफिट्स कमाना चाहता है। शेयर मार्केट हैज नाउ बिकम अ डिफरेंट बिजनेस मार्केट ऑल टुगेदर। सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत बड़ा मार्केट है कहीं ना कहीं इस चीज़ का, ठीक है। वन ऑफ द अनदर ब्रिटिश, आई थिंक इट्स एन अमेरिकन मूवी, आई डू नॉट नो, लियोनार्डो डी कैप्रियो की मूवी है
द वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट, इट इज बेस्ड ऑन द शेयर मार्केट, ठीक है. सो द पॉइंट इज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि शेयर मार्केट इज अ ह्यूज मार्केट, और कंपनीज अब सप्लाई जो शेयर्स कर रही हैं वो कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है. जैसे घर घर में सैनिटाइजर पड़े रहते थे, आप कुछ नहीं कर रहे थे सैनिटाइजर का, ठीक है, नथिंग, आप हाथ तक नहीं धोते थे खाना खाने से पहले. एम आई राइट और रॉन्ग? आई एम राइट. आप झूठ बोल दो सच बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है. बट आज सैनिटाइजर की डिमांड देखिए कितनी डिमांड हो गई है, ठीक है. सेम आज के डेट में अगर मैं बात करूं कंपनीज की, तो कंपनीज कुछ 1000, 2000, 5000, 10,000 कंपनीज होंगी. पर आप पॉपुलेशन देख रहे हैं हमारे देश की, और लोगों की अवेयरनेस देख रहे हैं शेयर मार्केट को लेके. डिमांड एक्सट्रीम हो गई है, एक्सट्रीम. ये अनलिमिटेड डिमांड मैंने बना दी है, अनलिमिटेड डिमांड है और सप्लाई कम है. ऑब्वियस बात है, डिमांड एंड सप्लाई आप समझते हैं, द मोर द डिमांड इज द मोर विल बी द प्राइसेस, राइट. वी नो दिस मच डिमांड एंड सप्लाई. कंपनीज ने अपना दिमाग लगाया. कंपनीज कहती हैं अगर हम प्रॉफिटेबल हैं, अगर हम अच्छा कर रहे हैं, लोगों का हम पे भरोसा है, लोग मर रहे हैं हमारे शेयर्स लेने के लिए, तो हम फिक्स प्राइस पे क्यों बेचें. अब बात समझो, अगर आज मैं 500 रुपये के हिसाब से 10,000 शेयर्स बेचती हूँ, तो मुझे पता है मेरे पास फिक्स पैसे आने वाले हैं, मुझे पता है इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा, इतनी कैपिटल रेज कर पाऊंगी मैं. बट इफ आई नो दैट द सप्लाई ऑफ माई शेयर्स इज लेस, द डिमांड इज मोर, बच्चे लोग मर रहे हैं, शेयर्स लेना है, शेयर्स लेना है, पागलपना सा जुनून सा छाया हुआ है, बिल्कुल एकदम दीवानगी छाई हुई है. आप मुझे बताइएगा इस चीज़ का फ़ायदा कंपनी को उठाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल उठाना चाहिए, और कंपनी उठाती है. आज के डेट में मैं आपको अगर ऑनेस्टली कहूँ तो ये फिक्स प्राइस मेथड यूज़ नहीं होता. ये मेथड अब नॉर्मली कंपनीज प्रेफर नहीं करती, क्योंकि इससे तो फिक्स प्राइस आएंगे. कंपनीज एक दूसरा मेथड यूज करती हैं विच इज एब्सोल्युटली एन अमेजिंग मेथड, अमेजिंग मेथड है. और तभी जो आपसे कहते हैं ना शेयर मार्केट जुआ है, इसलिए आपको पता चलेगा शेयर मार्केट जुआ क्यों है, ठीक है. जुए नहीं कह रही हूँ नालायको, अरे आई एम सेइंग जुआ, जुआ, ठीक है. इट्स लाइक व्हाट यू कैन से, इट्स what is it called, जुआ, I don't know in English, ठीक है. It's gambling, yeah, it's gambling kind of thing, yeah, okay. सुनिए, कंपनी क्या करती है, एक मेथड यूज करती है that is called as बुक बिल्डिंग मेथड. महानालायकों, पापियों, बुक बिल्डिंग का मतलब बिल्कुल भी बुक बनाना नहीं है, ठीक है. सॉरी, बुक बिल्डिंग का दूसरा मतलब है बिडिंग, बिड करना. बुक बिल्डिंग का दूसरा मतलब है बिड करना, बिडिंग करना, बोली लगाना, ठीक है. बी 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 बुक बिल्डिंग, बिडिंग, बोली लगाना. कंपनीज क्या करती हैं, बहुत आराम से सुनिएगा इस टॉपिक को. कंपनीज अपना फ्लोर प्राइस मेंशन करती है, फिक्स प्राइस नहीं, ना 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 ना, फिक्स प्राइस नहीं. कौन सा प्राइस मेंशन करती है, फ्लोर प्राइस. फ्लोर प्राइस का मतलब आप समझिए जमीन, ठीक है, यानी मिनिमम बिड प्राइस हमने मेंशन कर दिया. वी मेंशन द मिनिमम बिड प्राइस कि यार ये प्राइस है मिनिमम जिससे आप बोली लगाना स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है. लेट्स अज्यूम इन आवर एग्जांपल हमने मिनिमम बिड प्राइस लगाया 500, और एज पर सेबी गाइडलाइंस ये फ्लोर प्राइस मेंशन करना तो ना मैंडेटरी है. दिस इज टू बी मेड, बताना पड़ेगा कि मैंडेटरी है कि बिड प्राइस तो इतना होना ही चाहिए. हाउएवर एक सेबी और ऑप्शन देती है, और सेबी कहती है आप चाहो तो कैप या इसको कह लो सीलिंग प्राइस भी बता दो, और ये होता है मैक्सिमम बिड प्राइस. यानी मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज दी दी. लेट से अगर रेंज दी है, मान लीजिए, तो मैंने रेंज दे दी 600 रुपये की. यानी अब मेरा एक तीसरा वर्ड और मैं यूज करने वाली हूं, दैट इज प्राइस बैंड. बैंड का मतलब है द रेंज ऑफ द प्राइस इन विच यू कैन वेरी. ध्यान से सुनिएगा इस टॉपिक को.
मैंडेटरी है अगर आप ये मेथड यूज कर रहे हो। कौन सा मेथड यूज कर रहे हो? बुक बिल्डिंग का मेथड, या आप कह सकते हो बिडिंग मेथड अगर आप यूज कर रहे हो, तो मैंडेटरी है कि आपको फ्लोर प्राइस मेंशन करना पड़ेगा। एंड फ्लोर का मतलब आप समझते हैं जमीन। आपको मिनिमम प्राइस जो है वो बताना पड़ेगा। यार इतने से कम से तो आप बोली लगाना स्टार्ट कर ही नहीं सकते। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको बोली लगाने का कुछ प्राइस पता होना चाहिए ना कि किस प्राइस पे आप बोली लगाओगे। 500, 501, 502, तो किस से स्टार्ट करना है? किस से स्टार्ट करना है? इस फ्लोर प्राइस, मिनिमम प्राइस जिस पे आप बिडिंग लगाना स्टार्ट करने वाले हो। कई बार सेबी कह देती है कि आपको कैप प्राइस या सीलिंग प्राइस आप कह सकते हो। सीलिंग मतलब छत, ऊपर का टॉप, और जो रूम होता है, जो गैप होता है, दिस इज कॉल्ड एज प्राइस बैंड। ब्रांड नहीं, बैंड, बैंड। प्राइस बैंड का मतलब है मिनिमम प्राइस कितना, मैक्सिमम प्राइस कितना। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा जो मैं अलग से ले रही हूँ कि मैम कैप प्राइस मेंशन करके तो हमने अपने ऊपर कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन लगा दी। कैप प्राइस मेंशन करके हमने अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि यार इससे ज्यादा अब आप जा ही नहीं सकते, है ना? यही आप मुझसे कहना चाह रहे हो कि ये तो दिक्कत हो गई, कंपनी चाहती तो शायद और अच्छा कर पा रही होती, तो हमने क्यों कैप प्राइस मेंशन किया, हम सिर्फ फ्लो प्राइस मेंशन करके क्यों नहीं चल रहे हैं? बेटा इसमें ना सेबी के कई सारे कंसेप्ट्स लगते हैं और बेसिक डिमांड सप्लाई लगता है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपने मिनिमम फ्लोर प्राइस लेट से मेंशन कर दिया, ठीक है? लोग अब कुछ भी ना अफलातून बोलियां लगाते हैं, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 4000 रुपये, 5000 रुपये, और ये प्राइस बढ़ता भी जाता है। आप समझना प्राइस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इस टाइम पे ना डिमांड बहुत है। आप समझो, ये लोग खड़े हुए हैं भूखे, कह रहे हैं हमें शेयर्स दे दो भाई। कंपनी ने अभी शेयर्स मार्केट में लॉन्च करे नहीं है, दैट मीन्स सप्लाई अभी होगा होगा होगा। डिमांड पागलपने का छाया हुआ है, डिमांड अभी बढ़ती जा रही है, सप्लाई अभी हुआ नहीं है, प्राइस भी खूब बढ़ रहे हैं। जिस मोमेंट पे कंपनी सप्लाई करेगी, प्लीज अंडरस्टैंड, जिस मोमेंट पे कंपनी अपने दरवाजे खोलेगी और सप्लाई करेगी मार्केट में, उस मोमेंट पे आप समझना क्या होगा, डिमांड हो जाएगी जीरो और सप्लाई एकदम से मार्केट में आएगी। प्लीज अंडरस्टैंड, जैसे ही दरवाजे खुले वैसे ही सबको शेयर्स अलॉट हुए। आपकी डिमांड तो कोई कर नहीं रहा, आप कोई शेयर्स नहीं मांग रहा क्योंकि आपका ऑफर खत्म हो गया है। शेयर सप्लाई जैसे ही हुए, लोग तुरंत क्या करते हैं, इन शेयर्स को बहुत ज़्यादा समय के लिए अपने पास नहीं रखते, लोग इसे तुरंत बेचना स्टार्ट करते हैं। आप समझना, ये ना शेयर मार्केट ना र्यूमर बेस्ड ज़्यादा चलता है, लोगों में ना पेशेंस नहीं होता। सपोज करो आज आप लोग सब लोगों ने हमारी कंपनी के ये शेयर्स खरीद लिए, सब लोगों ने शेयर्स खरीदे। अब क्या हुआ, जैसे आपके पास ये शेयर्स आए, प्राइस बढ़ के हो चुका था 500 रुपए से लेट से 5000 रुपए। कैप प्राइस कुछ मेंशन नहीं है, प्राइस बढ़ते चले गए, लोगों ने इतनी बोली लगाई है। अब कहीं ना कहीं आप में से कईयों को पता है कि ये शेयर 5000 रुपए लायक तो कभी था ही नहीं, इसकी इतनी इज्जत थी नहीं जितनी आपने इसको दे दी थी। आप इसे ना बेचना शुरू करते हो। आप कहते हो यार अगर ये 4000 में भी बिक जाए तो चलेगा, आप उसे 4000 में बेचते हो। जैसे दो लोगों ने 4000 रुपये में बेचा, 4 लोग कहते हैं ओ भाई 4000 प्राइस हो गया, मार्केट में घट के 5000 से हमें भी बेचना चाहिए। 4 लोग और आ गए, वो कहते हैं हम 4000 में बेचेंगे, 4000 में बिक नहीं रहा, आप कहते हो 3000 में बेचो यार, खत्म करो, नक्की करो। वो 3000 में बेच के चले गए, मार्केट में प्राइस शेयर का 3000 हो गया। 5-10 लोगों को और टेंशन हो गई, वो कह रहे हैं ओ भाई कहाँ प्राइस 5000 था, कहाँ 3000 हो गया, हमें भी बेचना चाहिए, हम 2900 में बेच देते हैं। सब लोग बेचने को तैयार हैं, खरीदने वाले ज़्यादा लोग नहीं हैं। जैसे ही लोग अपनी तरफ से शेयर बेचना शुरू करेंगे, सप्लाई आपका कहीं ना कहीं मार्केट में एक बार कंपनी कर चुकी, डिमांड है नहीं, प्राइसेस धड़ाम से ना नीचे गिरते हैं। दैट इज़ वाई नॉर्मली कंपनीज कैप प्राइस मेंशन कर देती हैं, ताकि जब प्राइस गिरे तो भी बहुत ज़ोर से ना गिरे, वो रेंज करेगा बिटवीन द फ्लोर एंड द कैप प्राइस। ये सेबी का कंसेप्ट है जो मैंने आपको थोड़ा सा समझाया है। आप फिर से बेसिक बातें समझिए। आज के डेट में कोई भी कंपनी फिक्स्ड प्राइस मेथड यूज़ नहीं करती। फिक्स्ड प्राइस मेथड क्या होता था आपका सॉरी, 500 रुपये का एक शेयर है, 10,000 शेयर निकालेंगे,
हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल आ जाएगी। कंपनी आजकल जो मेथड यूज करती है दैट इज कॉल्ड एज बुक बिल्डिंग मेथड या बिडिंग मेथड। लोग बोली लगाएंगे, कंपनी सिर्फ और सिर्फ मैंडेटरी फ्लोर प्राइस मेंशन कर देती है, दैट इज द मिनिमम बिड प्राइस जिस पे आप बोली लगाना स्टार्ट करोगे। कई बार सेबी के कहने पे, कई बार नहीं कहने पे अपनी तरफ से कैप प्राइस मेंशन कर दिया जाता है। कैप प्राइस मीन्स द मैक्सिमम बिड प्राइस जिस तक आप जा सकते हो, यानी आपकी रेंज कर रही है प्राइसेस बिटवीन 500 एंड 600, दैट्स इट। ठीक है, इतना रेंज कर रही है, लेट्स अस्यूम। ठीक, आप इसी के बीच में बोली लगाओगे, 500 से कम नहीं, 600 से ज्यादा नहीं, लेट्स अस्यूम दिस। एंड दिस डिफरेंस बिटवीन द फ्लोर कैप एंड फ्लोर इज कॉल्ड एज द प्राइस बैंड। फिर से कैप और फ्लोर के बीच का जो डिफरेंस होता है इट इज कॉल्ड एज प्राइस बैंड। आप इस रेंज में करोगे कहीं ना कहीं बोली। अब समझिएगा क्या होगा। हम अभी भी लेट्स अज्यूम यही एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि 10,000 शेयर्स ही मार्केट में बेचना चाहते हैं, लेट्स अज्यूम। ठीक है, या थोड़ा बहुत ज़्यादा का मार्जिन रख लेंगे। आपने मिनिमम फ्लो प्राइस 500 से लगाना स्टार्ट किया। ठीक है, ठीक है, हमने कहा कई लोगों ने 500 पे बोली लगाई और 500 पे लेट से जो डिमांड आई है वो 1000 शेयर्स की आई है। आप में से कोई भाई साहब थे, कोई मैडम थी जिन्होंने 1000 शेयर्स डिमांड किए, किस रुपए पे? 500 पे। किसी मैडम को लगा कि नहीं यार 501 पे कर देते हैं, उन्होंने 500 शेयर्स इस पे अप्लाई कर दिए। किन्हीं औरों को लगा कि 510 पे कर देते हैं, 7000 शेयर्स। कुछ लोगों के पास बहुत पैसे थे, उन्होंने कहा नहीं यार हम तो 530 पे बोली लगाएंगे, 4000 शेयर्स, 400 शेयर्स। सॉरी, किसी ने कहा हमें तो लगता है 540 का प्राइस तक जाएगा और उन्होंने लगा दिए लेट से 200 शेयर्स और। ठीक, 7000, 200, 400, 600, 7600, 8600। ठीक है, किसी को लगा 560 पे हमें लेट से 1000 शेयर्स और क्लेम कर लेने चाहिए, एंड ऐसे लोगों को लग रहा था। ठीक है, अब सुनना, कंपनी ऑब्वियसली नीचे से लोगों को शेयर्स देना स्टार्ट नहीं करेगी। 500 के नीचे तो आप बोली लगा ही नहीं सकते, और हम मान के चल रहे हैं 600 के ऊपर बोली नहीं लगी होगी। कंपनी किसको शेयर्स देना स्टार्ट करेगी? व्हाट डू यू थिंक? कंपनी नीचे से शेयर्स देना स्टार्ट करेगी या कंपनी ऊपर से शेयर्स देना स्टार्ट करेगी? आप प्रैक्टिकली सोचना। कंपनी फायदा उठाना चाहती है, कंपनी ये जानना चाहती है कि उसके शेयर का प्राइस किस हद तक जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल आए। कंपनी स्टार्ट करेगी हाईएस्ट बिड प्राइस से और उनको शेयर्स अलॉट करना स्टार्ट करेगी। यानी मान लो 560 रुपये वालों पे जिन्होंने बिडिंग लगाई है उन्हें 1000 शेयर्स दे दिए। हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 10,000। हम इन 200 वालों को भी दे देते हैं। कितने शेयर हो गए? 1200। हमने इन 400 वालों को दे दिया, टोटल कितने हो गए? 1600। हमने 7000 शेयर्स को भी दे दिया, टोटल शेयर्स कितने हो गए? 8600। हमने 500 वालों को भी दे दिया, लेट से कुछ कैलकुलेशन में गलती तो नहीं है? ठीक है, 9100। और यहाँ 1000 शेयर्स नहीं दे पा रहे, यहाँ कुल मिला के लेट से 900 शेयर होल्डर्स वालों को 900 शेयर्स देंगे और हमारी टोटल कितनी हो गई? 10,000। बोले तो कंपनी उनको शेयर्स इशू करना स्टार्ट करेगी जिन्होंने हाईएस्ट बिडिंग प्राइस दिया है, और हो सकता है जिन्होंने लोअर लेवल पे बिडिंग करी हो उन तक शेयर्स बचे ही ना, हम तो प्रो रेटा अलॉटमेंट के बेसिस पे दे देंगे। और प्रो रेटा भी ऐसा जो प्राइस अच्छे हैं उनको सबको देते चलेंगे ताकि ज़्यादा कैपिटल आए। 560 वाला समझी ना, 560 रुपया देगा पर शेयर, और ये आदमी जो दे रहा है 500 रुपये पर शेयर दे रहा है, तो हम ऑब्वियसली किसको करेंगे? 560 वाले को। और कई लोग हो सकता है नीचे के जो रह जाएंगे जिन्होंने कम प्राइसेस लगाए थे उनको शेयर्स नहीं मिलेंगे। कंपनी पे ज़्यादा कैपिटल आई, ऑब्वियस बात है, और कंपनी को अपनी गुडविल पता चली कि मार्केट में कैसी है। सो बुक बिल्डिंग मेथड बेसिकली इज अ बिडिंग मेथड। इसका पूरा जो प्रोसेस होता है कि कैसे बिडिंग करते हैं ये आप सेबी में करते हो, यहाँ हमारे पास करने को नहीं है। तो मैम फिर ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है? दैट इज द क्वेश्चन असली।
रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में अब मैं एक लाइन बोलूंगी और आपको समझ में आएगी। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज द प्रोस्पेक्टस विच इज इशूड इन केस ऑफ बुक बिल्डिंग मेथड। अगर कह दिया आपसे कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मार्केट में आ रहा है तो आपके दिमाग में एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि बुक बिल्डिंग मेथड यूज़ करने वाली है कंपनी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस जैसे ही मैंने आपको वर्ड बोला शेल्फ है, दैट मीन्स कंपनी के मल्टीपल इश्यूज आने वाले हैं आने वाले समय में। मैंने आपसे कहा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, आपने कहा अच्छा भाई फिक्स प्राइस मेथड नहीं है, कौन सा मेथड होने वाला है? बुक बिल्डिंग। और जैसे ही आप कहीं ना कहीं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ोगे, ध्यान दीजिएगा, रेड हेरिंग में दो चीजें मिसिंग होती हैं। बिल्कुल नॉर्मल प्रोस्पेक्टस जैसा होता है, रेड हेरिंग इज सेम as any other prospectus, as any other prospectus, except इसमें दो चीजें मिसिंग हो सकती हैं। PQ, PQ बोले तो प्राइस, कौन सा वाला प्राइस मेंशन नहीं होगा, फिक्स प्राइस कभी भी मेंशन नहीं होगा। एंड क्वांटम, क्वांटम बोले तो नंबर ऑफ शेयर्स की क्वांटिटी हमारी अक्सर मिस होती है। दोनों हो सकता है गायब हो या प्राइस ही गायब हो, क्वांटिटी मेंशन हो। तो हम मान के चलते हैं ये नॉर्मल प्रोस्पेक्टस से कैसे अलग है, सिर्फ दो चीज़ें मिसिंग हो सकती हैं। प्राइस, क्योंकि फिक्स प्राइस नहीं है, पर कौन सा प्राइस मेंशन्ड होगा, हर हाल में मेंशन्ड होगा, फ्लोर प्राइस मेंशन्ड होगा, मिनिमम बिड प्राइस मेंशन्ड होगा, और हो सकता है ऑप्शनल है कि कैप प्राइस हो या कैप प्राइस मे बी और मे बी नॉट, मे बी नॉट, ये डिपेंड करेगा सेबी की गाइडलाइंस पे। और क्वांटिटी, नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि हमें नहीं पता डिमांड कितनी अच्छी बन सकती है तो हम क्वांटिटी भी कई बार मिस कर देते हैं, नहीं मेंशन करते। तो रेड हेरिंग और नॉर्मल प्रोस्पेक्टस में बेसिक फर्क एक ही है, बिल्कुल साधारण प्रोस्पेक्टस जैसा है, दो चीजें मिसिंग होंगी। PQ, PQ बोले तो प्राइस एंड क्वांटम। प्राइस के बारे में सुनिएगा, हर हाल में कौन सा प्राइस मेंशन नहीं होगा, फिक्स प्राइस मेंशन नहीं होगा, कभी नहीं होता इसमें बुक बिल्डिंग में। सेकंड, कौन सा मेंशन होगा, फ्लोर प्राइस, मिनिमम बिड प्राइस, लोगों को पता कैसे चलेगा किस प्राइस से स्टार्ट करना है, वो मेंशन हर हाल में होगा। एंड थर्ड, कैप प्राइस, दैट इज सीलिंग प्राइस, ऊपर वाला प्राइस, मैक्सिमम बिड प्राइस, मेंशन हो भी सकता है और मेंशन नहीं भी हो सकता है, तो ये डिपेंड करेगा कहीं ना कहीं। आई होप हमें ये बात समझ में आती है, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, फिर से रिवाइज करा रही हूँ। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज अ प्रोस्पेक्टस विच इज इशूड इन विच मेथड, बुक बिल्डिंग मेथड। बुक बिल्डिंग को आप एक और नाम से जानते हो बिडिंग मेथड, और आप इसको हिंदी में बोलते हो बोली लगाना। आज के डेट में प्रैक्टिकली सारी कंपनीज बुक बिल्डिंग मेथड यूज कर रही हैं, क्यों? बिकॉज डिमांड इज मच मच ग्रेटर देन सप्लाई। कंपनी के शेयर्स मार्केट में कम हैं आने वाले, और डिमांड लोगों की, इन्वेस्टर्स की बहुत ज़्यादा है। कंपनी इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहती है और इसलिए वो कभी भी आपका फिक्स प्राइस अब मेंशन नहीं करती। वो कौन सा प्राइस मेंशन करती है? फ्लो प्राइस। फ्लो प्राइस बोले तो मिनिमम बिड प्राइस जो आप स्टार्ट करने वाले हो। मिनिमम बिड प्राइस मैंडेटरी है बताना, कैप प्राइस बताना चाहो नहीं बताना चाहो सेबी की गाइडलाइंस हैं। कैप मीन्स मैक्सिमम बिड प्राइस, फ्लोर मीन्स मिनिमम बिड प्राइस। मिनिमम मैक्सिमम के बीच का जो रेंज होता है इट इज कॉल्ड एज प्राइस बैंड। क्या कहलाता है? प्राइस बैंड कहलाता है। नेक्स्ट, कहीं ना कहीं लोग बोली लगाना स्टार्ट करते हैं और इस प्राइस बैंड के बीच में रखना चाहते हैं। कितने से मिनिमम से स्टार्ट करना पड़ेगा? मिनिमम स्टार्ट करना पड़ेगा फ्लोर से, उससे कम से आप स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर कैप मेंशन्ड है तो आप उसके ऊपर नहीं जा सकते। इसमें कंपनी जब शेयर्स अलॉट करना चाहती है तो ऊपर से नीचे उतरना स्टार्ट करती है। ऊपर से नीचे बोले तो कहीं ना कहीं हाईएस्ट प्राइस जो होता है उससे स्टार्ट करती है और फिर नीचे जाती जाती है। नीचे जाते जाते जब नंबर ऑफ शेयर्स उसके हो जाते हैं जो उसने सोचे थे, बस वहाँ पर रुक जाती है और उसके नीचे वालों को शेयर्स अलॉट नहीं करते। क्या इतनी बात समझ में आती है? रेड हेरिंग में दो चीज़ें बिगनिंग में मिसिंग होती हैं, पी एंड क्यू। पी एंड क्यू बोले तो प्राइस एंड क्वांटम। कौन सा प्राइस मेंशन नहीं होता? फिक्स प्राइस मेंशन नहीं होता। कौन सा मेंशन होना मैंडेटरी है? फ्लोर प्राइस मेंशन होना मैंडेटरी है, और कैप प्राइस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
फ्लोर प्राइस यस, फिक्स्ड प्राइस नो, कैप प्राइस मे बी और मे बी नॉट। एंड कई बार क्या मिसिंग और हो सकती है, क्वांटम या क्वांटिटी मिसिंग हो सकती है। ये हो गया। अब सुनना, छोटी सी बातें हैं, अब तो कुछ बचा नहीं है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आप बिफोर इशू आरओसी पे फाइल करते हो एटलीस्ट 3 days बिफोर द ओपनिंग ऑफ ऑफर, यानी जिस दिन से ऑफर खुलेगा मार्केट में कि लोग शेयर्स अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, उसके 3 दिन पहले हर हाल में आरओसी पे इसकी फाइलिंग हो जानी चाहिए। रेड हेरिंग का मतलब ही यही है कि पी और क्यू नहीं है, प्राइस एंड क्वांटम हमें नहीं पता अभी फाइनल क्या होगा। उस पर बाकायदा लिखा होना चाहिए कि वो रेड हेरिंग है। जैसे शेल्फ में लिखा था शेल्फ है, रेड हेरिंग में लिखा होता है रेड हेरिंग है, और आरओसी भी उसको अप्रूव कर देती है कि हाँ ये रेड हेरिंग है। एक बार जब फाइनली आपका ऑफर खत्म हो जाएगा, आपको पता है कि किस प्राइस के नीचे आप नहीं दोगे शेयर्स और किसके ऊपर आप शेयर्स देने वाले हो, आप आरओसी पे दोबारा जाते हो और इस बार 2 चीजें मेंशन करते हो, पी एंड क्यू। प्राइस सुनिएगा आप कौन सा मेंशन करते हो, ये एक और नया नाम आया, कट ऑफ प्राइस। कट ऑफ प्राइस का आप मतलब समझ रहे हैं, वो प्राइस जिसके नीचे हमने शेयर्स अलॉट करा ही नहीं और जिसके ऊपर हमने शेयर्स अलॉट कर दिए हैं। क्वांटम जो हमने क्वांटिटी नंबर ऑफ शेयर्स करे, ये अब आप बाद में फाइल करोगे विद इन 30 days ऑफर वगैरह बंद होने के बाद। मैं आपके संग एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आए, सुनेंगे। हम डिटेल्स लेते हैं। हमने कहा हमारा फ्लोर प्राइस है ₹600, हमारा कैप प्राइस है ₹720, ठीक है। और हम टोटल शेयर्स हमने सोच लिए हैं, जो हम निकालना चाहते हैं वो हैं तो 20,000 शेयर्स, चलो ठीक है। ये हमारे पास डिटेल है। फ्लो प्राइस है 600, कैप प्राइस है 720 और टोटल शेयर्स है 20,000। यानी मिनिमम जो बिडिंग स्टार्ट होने वाली है वो किस प्राइस से होने वाली है, मिनिमम बिडिंग 600 से। तो लेट से 600 पे कुल मिला के जो शेयर्स आए हैं वो आए हैं 5,000। टोटल शेयर्स कितने हो गए, 5,000। शेयर्स की बात कर रहे हैं हम, ये टोटल क्वांटिटी जोड़ते जाएंगे। नेक्स्ट 630 पे लोगों ने बिडिंग करी है 4,000 और शेयर्स की। टोटल शेयर्स कितने हो गए, 4 + 5 9,000। लेट से 650 पे कुछ और 7,000 शेयर्स आ गए, टोटल हो गए 16,000। लेट से 690 पे 3,000, आई एम सॉरी, इसको तो बाद में करेंगे, आई एम सॉरी। 3,000 शेयर्स की और बिडिंग आई है और 700 पे 4,000 की आई है सॉरी, और 720 पे लेट से 2,000 शेयर्स की और आई है, ठीक। ये हम पे टोटल डिमांड आई है। अब कंपनी शेयर्स अलॉट करना स्टार्ट करने वाली है। आप मुझे बताइएगा कहाँ से स्टार्ट करूँ, शेयर्स अलॉट करना मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। शुडंट आई स्टार्ट फ्रॉम द हाईएस्ट प्राइस, बिकॉज तभी तो कंपनी के पास ज़्यादा पैसे आएंगे, ज़्यादा कैपिटल आएगी, ज़्यादा बेनिफिट होएगा अपने को। हमने इशू करना किया यहाँ से स्टार्ट 720 से। 720 पे 2,000 शेयर्स की डिमांड थी, हमने 2,000 दे दिया। यहाँ पे 4,000 शेयर्स की और डिमांड थी, टोटल शेयर्स हो गए 6,000। यहाँ 3,000 शेयर्स की और डिमांड है, यहाँ हो गए 9,000। यहाँ 7,000 की और डिमांड है, टोटल हो गए 16,000। और यहाँ 4,000 की और डिमांड है, टोटल हो गए 20,000। मुझे टोटल इशू कितने करने थे, 20,000। मैं अपना
कहीं ना कहीं अलॉटमेंट करना 20,000 पे रोक दूंगी। अब आप समझिएगा, हमारे इस एग्जाम्पल में, पूरे एग्जाम्पल में, ये कौन सा प्राइस है? फ्लोर प्राइस। ये कौन सा प्राइस है? कैप प्राइस। ये बताना मैंडेटरी है, ये बताना ऑप्शनल है, और ये जो प्राइस बनाना बेटा 630, कि 630 के नीचे हम किसी को नहीं देंगे शेयर्स। 630 इज द लास्ट जिस पे हमने कहीं ना कहीं शेयर्स अलॉट करे हैं। ये 630 बनता है कट ऑफ प्राइस। बोले तो कट ऑफ मतलब जिसके नीचे हमने किसी को शेयर्स नहीं दिए, जिसके ऊपर हमने सबको शेयर्स दिए हैं, दैट इज द कट ऑफ प्राइस। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक क्विक रिवीजन कर देती हूँ ताकि आपका ये आज का लेक्चर रैप अप हो जाए। वी हैव रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का सेक्शन है हमारा 32, शेल्फ रेड हेरिंग 31, 32। रेड हेरिंग इज अ प्रोस्पेक्टस विच इज यूज्ड ओनली इन बुक बिल्डिंग मेथड, या आप कह सकते हो बिडिंग मेथड। कायदे का वर्ड बुक बिल्डिंग है। इट इज जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल प्रोस्पेक्टस। दो चीजें इसकी मिसिंग होती हैं, प्राइस एंड क्वांटम। फिक्स प्राइस कभी मेंशन नहीं होता, फ्लोर प्राइस मेंशनड होता है मैंडेटरीली, कैप प्राइस या सीलिंग प्राइस आप कह सकते हो। सेबी कह भी सकती है और नहीं भी कह सकती है, ऑप्शनल होता है सेबी की तरफ से, सेबी की गाइडलाइंस है। नेक्स्ट, आप आरओसी पे इसकी फाइलिंग कर देते हो एटलीस्ट 3 days बिफोर द ओपनिंग ऑफ द ऑफर। 3 दिन पहले आप ऑफर ओपन होने के इसकी फाइलिंग कर देते हो, कह देते हो कि ये रेड हेरिंग है, विच मीन्स पी एंड क्यू मिसिंग होगा। ऑफर ओपन होता है, फ्लो प्राइस पता होता है, लोग फ्लो प्राइस से बिडिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये प्राइस जाता है आपका कहीं ना कहीं सीलिंग प्राइस तक, एंड कैप प्राइस आप उसको कह सकते हो। एंड उसके बाद जब ऑफर बंद हो जाता है, कंपनी शेयर्स अलॉट करना चाहती है हाईएस्ट प्राइजेस से, और वहाँ तक जाती है जब तक उसकी जो क्वांटिटी उसने सोच रखी है वो पूरी नहीं हो जाती। उतने शेयर्स अलॉट करके बंद कर दिया जाता है अलॉटमेंट, एंड जो लास्ट प्राइस होता है जिसपे शेयर्स अलॉट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कट ऑफ प्राइस। दोबारा प्रोस्पेक्टस फाइल होता है आरओसी पे आफ्टरवर्ड्स। शेल्फ में एक बार ही फाइल हो रहा था, फिर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम होता था। रेड हेरिंग में ये 2 बार फाइल होगा, और जो भी चेंजेस होंगे वो आरओसी को इन्फॉर्म कर दिए जाएंगे। दैट इज इट। आप आराम से 5 मिनट ले लो एंड कहीं ना कहीं इसको आप बना लो। बनाना स्टार्ट कर देंगे प्लीज इसको। आप ये वाला एग्जाम्पल लिखना चाहो ये वाला लिख लो। वैसे आई थिंक ये वाला आगे वाली चीज़ वाला जो एग्जाम्पल है वो ज़्यादा अच्छा है।
ये वाला एग्जाम्पल ज़रूर अच्छे से करना। आई होप आप लोगों ने ये लिख लिया है, ठीक है। पेज नंबर आप इसी पे देखेंगे, पेज नंबर 31 पर ही, सेक्शन 31 के नीचे टॉपिक नंबर 13 रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है, ठीक। इसे ज़रूर से एक बार पढ़ लीजिएगा। ये नेक्स्ट पेज पे सेक्शन 32, ओ माय गॉड, पेज 32 सेक्शन 32, ठीक है। हो गए जोक्स खत्म, सॉरी, ठीक है। ये कंप्लीट कर लीजिएगा, एक छोटा सा पैराग्राफ है। बुक बिल्डिंग के नोट्स मैं आपको डेफिनेटली ज़रूर से भेज दूँगी ताकि आप उसको भी यूज़ कर सको एंड काम कर सको उस पर, ठीक है। एक छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ मैं आपको, पेज नंबर 32 पर ही, पेज नंबर 32 पे देखिए, टॉपिक नंबर 15 दिया हुआ है, गोल्डन रूल्स फॉर फ्रेमिंग द प्रोस्पेक्टस। इसको आप ज़रूर से एक बार रीड कर लीजिएगा, ये हमारे काम आने वाला है, ठीक। टुमारो ऑफ कोर्स आई विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस टॉपिक। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट और है, जैसा मैंने आपसे कहा था कि आपकी सेकेंड बुक भी क्वेश्चन बैंक वाली तैयार हो रही है, सो इन अ डे और सो इट वुड बी रेडी। सो इट वुड बी माई रिक्वेस्ट कि आप मुझसे वो ज़रूर से कलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हम उससे अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। इट इंक्लूड्स बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। इट्स अ ह्यूज बुक, it has true or false, it has MCQs, it has case studies, it has old question papers, it has 5 attempts revision test papers, so it has a lot of things to do। तो अब आपके ऑलरेडी 5 to 6 चैप्टर्स हो चुके होंगे, तो आपके पास कुछ करने को होगा, प्लस आपकी छुट्टियां हैं, सो ऑफ कोर्स यू कैन डू द सेम, ठीक। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आज की क्लास पूरी देखिएगा, कंप्लीट करिएगा, पेंडिंग मत रखिएगा इन चीज़ों को, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ठीक। enjoy at home and rest well, study well, ठीक है, and I miss you all. I love you people.